16 निही की खूबसूरती देख समय का हाल बेहाल। अब तक सुशीला जी निही के ससुराल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसी वक्त पता नहीं कहां से पुलिस गोयल हाउस में आ धमकी। अब आगे पुलिस सीधा घर के अंदर घुस गई और उनके सामने खड़े होते हुए, आप में से दिव्य गोयल कौन है? पुलिस का सवाल सुन दिव्य जी आगे आकर खड़े हो गए और बोले, मैं हूँ दिव्य गोयल, बोलिए क्या क्या काम है? जी आपके खिलाफ केस फाइल हुई है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने पड़ेगा। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? इनके खिलाफ किसने कंप्लेंट की? दिव्या जी आगे आते हुए बोली, देखिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ऑर्डर मिला है कि इन्हें अरेस्ट करना है। पुलिस ने जवाब दिया और आगे बढ़ उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी। सुशीला जी यह सब खड़ी खड़ी देख रही थी। उन्होंने एक भी बार भी बोलने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में हथकड़ी लगी कि वह बोल पड़ी, आप ऐसे कैसे मेरे भाई को लेकर जा सकते हैं? कानूनी तौर पर हमें जानने का हक है कि हमारे खिलाफ किसने एफआईआर दर्ज करवाया है। देखिए मैडम, आपका जो भी सवाल है वो आप पुलिस स्टेशन आकर पूछ सकती है, लेकिन अभी हमें इन्हें लेकर जाना होगा। इसके बाद पुलिस ने एक ना सुनी और दिव्या जी को लेकर घर से निकल गए। दिव्या जी और सुशीला उनके पीछे ही घर से बाहर निकल गई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं रुके और जीप में बैठ वहां से निकल गए। अभी उनका एक दुख कम नहीं हुआ था कि पता नहीं दूसरा कहां से आ टपका। दीदी देखिए ना, उन्हें लेकर चले गए, प्लीज आप कुछ कीजिए। दिव्या जी की बात सुन सुशीला जी बोल पड़ी, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ दिव्या, अब जो भी होगा वो पुलिस स्टेशन में होगा। चलो अब चलते हैं। फिर दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। समय कमरे से जा चुका था, अब सिर्फ कमरे में नहीं बची थी। जैसा कि समय ने उसे तैयार होने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए थे, इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कपड़े लेकर जो दादाजी ने दिए थे बाथरूम में चली गई। समय वहां से नीचे आ गया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। समय ब्रेकफास्ट करने के लिए तो बैठ गया, लेकिन नाश्ता तो बना ही नहीं था। कुछ देर में पुलिस की जीप पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वो दिव्य जो को लेकर अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने दिव्य जी को लॉकअप में डाल दिया और अपना फोन लेकर साइड में चले गए। साइड में आते ही उन्होंने एक नंबर डायल किया और फोन को अपने कान पर लगा लिया। हेलो बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आप मेरा प्रमोशन। आगे की बात उसने अधूरी छोड़ दी। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें मेरा नाम गलती से भी नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फोन के दूसरे तरफ वाले आदमी ने उसे समझाया, जिसे सुन पुलिस वाले के माथे से पसीना निकलने लगा। ठीक है साहब, ये बात गलती से भी मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। दिव्या जी लॉकअप के अंदर किसी लाश की तरह बैठे थे। उन्हें जैसे कुछ सुनाई और ना दिखाई दे रहा था। जिस इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी भतीजी की शादी नाबालिग की उम्र में कर दी थी, जिस वजह से भाई बहन का रिश्ता भी टूटने के कगार पर था, उनके आस पड़ोसी ने भी उन्हें पुलिस जीप में बैठते हुए देखा था। सब उन्हें देख आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। आज उनकी पूरी इज्जत पानी में मिल गई थी। जहां गोयल परिवार की समाज में बहुत इज्जत थी, अब वही इज्जत आज पूरी दुनिया के सामने नीलाम हुई थी। आधे घंटे के सफर के बाद फाइनली वो दोनों भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद सुशीला जी ने पैसा टैक्सी वालों को पैसे दिए और फिर दोनों अंदर चली गई। निही बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आई। इस वक्त उसने स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहना था। बालों में एक वाइट तौलिया लपेटा हुआ था ताकि पानी ना टपके। निही ने एक नजर साड़ी को देखा और हताश तो बेड पर बैठ गई। उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी और दादाजी ने उसे साड़ी पहनने को दी थी। अब मैं क्या करूं, यहाँ तो मम्मी भी नहीं है कि वो मुझे साड़ी पहना सके, और उस जल्लाद का दिया हुआ टाइम भी खत्म हो रहा है। वो किसी भी वक्त मुझे खाने के लिए आता ही होगा। निही बुदबुदाई। हॉल में सब लोग निही के नीचे आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से आज का खाना घर की बहू को बनाना था, और यहाँ तो बहू का कुछ आता पता ही नहीं था। निही को ना देख शालिनी जी बोल पड़ी, पापा जी, ऐसी लड़की पसंद की है आपने जिसने नीचे आना तक गवारना नहीं समझा। इतना घमंड, ये हमारे घर को संभालेगी। शालिनी जी उसका मजाक बना दिया। शालिनी जी की बात सुन समय का दिमाग खराब हो गया। कोई उसके दादाजी की इंसल्ट करे, ये बात समय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बेशक इंसल्ट करने वाला इंसान उसकी माँ ही क्यों ना हो। समय एकदम से चिल्ला पड़ा, मॉम, आप बार बार दादू की इंसल्ट क्यों कर रही है? मैं आपको कल से देख रहा हूँ, अब आप हर बात में दादू को टारगेट नहीं कर सकती। अब आपके मुंह से दादू के खिलाफ एक और वर्ड ना सुन लूं,
मैं अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ, समय ने कहा और गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में निही बार बार साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। निही ने अपने बाल सुखा लिए थे, जो उसकी कमर से थोड़े ऊपर थे। उसी वक्त कमरे में समय आ गया और निही को उस रूप में देख बस देखता ही रह गया। टू बी कंटिन्यूड। 17 समय सरप्राइज फॉर निही। अब तक कमरे में निही बार बार साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। निही ने अपने बाल सुखा लिए थे, जो उसकी कमर से थोड़े ऊपर थे। उसी वक्त कमरे में समय आ गया और निही को उस रूप में देख बस देखता ही रह गया। अब आगे निही मिरर के सामने खड़ी हो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब निही को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से साड़ी जमीन पर फेंक दी और पीछे पलटते हुए, उफ, इस साड़ी ने मुझे दुखी कर दिया, मैं अब बिल्कुल भी। निही खुद में बुदबुदाए। निही के पलटते ही समय की नजर उसकी नाभि पर चली गई। उसे देख समय के कदम निही की तरफ बढ़ने लगे और निही के कदम पीछे की तरफ। वो डर गई, कहीं समय उसे सजा देने तो नहीं आया, क्योंकि उसका दिया टाइम कब का खत्म हो चुका था और अभी तक वह तैयार नहीं थी। निही अपने ही ख्यालों में खोई थी कि समय उसके पास आकर खड़ा और गया, और एक नजर निही के चेहरे को देख उसकी कमर में अपने हाथ फंसाया और अपनी तरफ खींच लिया। कमर पर ठंडे हाथ महसूस होते ही निही अपने ख्यालों से एकदम से बाहर आई और अपनी कमर पर रखे हाथ को देखने लगी। हाथ किसी आदमी के थे। निही को समझते देर नहीं लगी कि यह हाथ जल्लाद के है। उसने तुरंत अपनी नजरें ऊपर उठाई और समय को देखने लगी, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ था उसकी नजरों में, लेकिन क्या, ये निही को समझ नहीं आई। समय निही के कमर पर अपने हाथ फिरा रहा था और उसके कान से अपने गाल सहला रहा था। इस वक्त वह आदमी निही को एक बहरूपिया लग रहा था, क्योंकि कल से अब तक में निही इतना तो समझ गई थी कि समय एक जल्लाद आदमी है। उसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट कल उसने टच से बचने के लिए काउच का सहारा लिया था। ये बात निही भूली नहीं थी, इसलिए वह समय को खुद से दूर करने लगी। निही का खुद से दूर करना जाने क्यों समय को पसंद नहीं आया, और उसकी पकड़ निही के कमर पर और तेज हो गई। एक तो मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस आई हो, और ऊपर से ऐसा जताने की कोशिश कर रही हो जैसे तुमसे शरीफ इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। समय ने निही को उसकी औकात दिखाते हुए कहा। समय की इस बात ने निही को अंदर तक हट कर दिया। निही की आंखें हल्की गीली हो गई। जब मैं इतनी ही बुरी हूँ, तो आप बार बार मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? दूर रहिए ना, निही ने रोते हुए कहा। सच में समय एक डेविल से कम नहीं था। लगता है चिड़िया की पंख निकल आए। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि मुझे चिड़िया के पर काटने अच्छे से आते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जिसे देख तुम्हारी आंखें खुशी से भीग उठेंगी। निही को समय की कोई बात समझ नहीं आई, इसलिए वो कंफ्यूजन से समय को देखने लगी। क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए, मेरे पास आपकी तरह बर्बाद करने को वक्त नहीं है। निही की इस बात से समय भड़क गया और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने आशिक के पास जो जाना है, ताकि उसकी रातें रंगीन कर सको। तुम मिडिल क्लास लड़कियों की फितरत में यही होता है, पहले अमीर लड़के को फंसाओ, और अगर लड़का ना फंसे तो उसकी फैमिली को फंसाओ, और उसके बाद अपने पति के पैसे पर अपने आशिक के साथ रंगलिया मनाना। चटाक, अगले ही पल निही ने समय को एक थप्पड़ जड़ दिया। पतली सी निही का थप्पड़ इतना जोरदार था कि समय के जबड़े हिल गए। ऐसा लगा जैसे उसके गाल सुन हो गए हो। समय अपने गालों पर हाथ रखे उसे घूरने लगा और बोला, इसका इनाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। फिलहाल दूसरा सरप्राइज तो सुन लो। जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हें प्यारे पापा कहा है? पापा? किसके पापा? मेरे तो पापा। आगे के शब्द निही के गले में अटक गए। उसे दिव्या जी की बात याद आ गई। हाँ, मेरे पापा। कहा है वो? तुमने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। निही ने समय को धमकाया। अरे अरे, मेरी बीवी तो गुस्सा हो गई। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे पापा के साथ कुछ करने वाला नहीं, बल्कि पहले ही कर चुका हूँ। तुम्हारा सो कॉल्ड पापा इस वक्त जेल में है। फिर एकदम सीरियस होकर, अगर अगले 2 मिनट के तुम तैयार होकर नहीं आई तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, समय ने कहा, और जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ कि निही ने रोते हुए कहा, देखो मेरे पापा के साथ कुछ मत करो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो फिर जाओ और दादाजी से बोल दो कि तुम ये शादी नहीं निभाना चाहती, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। फिर मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन याद रखना, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे पापा के साथ बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी। जितनी देरी करोगी, फल उतना ही कठिन होगा।
समय ने निही के पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी। पुलिस स्टेशन में सुशीला जी और दिव्या जी इंस्पेक्टर से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही थी। दोनों परेशान थे। सर, कम से कम एक बार तो मिलने दीजिए। हमें ये तो बताइए कि उनका कसूर क्या है। आखिर किस वजह से आपने इन्हें अरेस्ट किया है? देखिए मैडम, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हमें सिर्फ इन्हें अरेस्ट करके रखने का ऑर्डर मिला है। बाकी जब हमारे बड़े साहब आएंगे तब आप बात कर लेना। ये क्या लगा रखा है? क्या आपको बस ऑर्डर मिलते हैं? अब हमें सिर्फ आपके बड़े साहब से बात करनी है। उन्हें बुलाए, हम भी देखे आपके बड़े साहब कैसे हैं। अब समय निही से कौन सा बदला लेने वाला था, क्या क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए आगे तक बने रहिए। टू बी कंटिन्यूड। 18 अपनापन और प्यार। अब तक ये क्या लगा रखा है? क्या आपको बस ऑर्डर मिलते हैं? अब हमें सिर्फ आपके बड़े साहब से बात करनी है। उन्हें बुलाए, हम भी देखे आपके बड़े साहब कैसे हैं। अब आगे सुशीला जी और दिव्या जी की बातें सुन इंस्पेक्टर घबरा गया। अगर इस बात का पता उसके बड़े साहब को लगा तो समझो कि उसकी नौकरी गई। अपने मामा की खबर सुन। निही ने जैसे तैसे करके साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप करके, जिससे वो सुहागन लगे, कमरे से बाहर निकल नीचे हाल में आ गई। दादा कब से उसका ही वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने निही को देखा, वो तुरंत उसकी ओर बढ़ गए और उसके पास जाकर बोले, बेटा आपने तो तैयार होने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, आज आपका राठौड़ परिवार में पहला दिन है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अब रस्म करते हैं। दादाजी की बातें सुन निही को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। निही ने पीछे से दादाजी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उनके पास आ गई। दादाजी, आप हमें अपनी बेटी समझते हैं ना? निही ने सवाल किया। अपनी बात कहने से पहले वह दादाजी के विचार को जानना चाहती थी कि दादाजी उसे अपनी बहू समझते हैं या बेटी। ये कैसी बात कर रही हो निही बेटा? मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। बेशक समय की शादी तुमसे हुई है, तुम फिर भी मेरे लिए समय से बढ़कर हो। दादाजी का प्यार देख निही भावुक हो गई। उससे और नहीं रहा गया और वो रोने लगी। अचानक निही को ऐसे रोता देख दादाजी भी परेशान हो हुए और उन्होंने जल्दी से निही के सिर पर हाथ फेरा। बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही है? क्या माँ, पापा की याद आ रही है? दादाजी को लग रहा था कि निही अपने पेरेंट्स को याद कर रो रही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं दादाजी, मेरे मामा। अचानक ही निही की नजर समय पर चली गई, जो इस वक्त उसे और अपने दादाजी को ही देख रहा था। ये सब देख निही ने खुद को संभाला और फिर से बोल पड़ी, दादाजी, मेरे पापा को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो इस वक्त जेल में है। प्लीज आप मुझे उनके पास लेकर चलिए, मुझे उन्हें देखना है। इस वक्त निही किसी लाचार लड़की की तरह लग रही थी। निही की बात सुन दादाजी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें दिव्या गोयल के बारे में अच्छे से पता था। वह बेहद शरीफ और नेक दिल इंसान थे। वह कोई गुनाह कर ही नहीं सकते थे। फिर पुलिस क्यों? दादाजी के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। उन्हें खुद की सोच में डूबा देख निही को लगा जैसे वो उसकी हेल्प नहीं करने वाले, इसलिए वह और ज्यादा मायूस हो गई और उसका रोना सिसकियों में तब्दील हो गया। शालिनी जी समाने वाले सोफे पर बैठी निही के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रही थी। उन्हें निही को ऐसे देख बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह निही की कोई हेल्प करने के मूड में नहीं थी। काफी देर बाद भी जब दादाजी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो निही समय की तरफ बढ़ने लगी। अब आखिरी उम्मीद उसे समय से ही थी। समय निही को अपनी तरफ आता देख बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। वो निही पर हंस रहा था। उसे शायद पहले से ही पता था कि यही सब होने वाला है। निही उसके पास ही आएंगी, लेकिन समय की गलतफहमी एक सेकंड में दूर हो गई जब उसे दादाजी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। निही बेटा चलो, हमें वहां जाना होगा। दिव्या बेटा टेंशन में होंगे और तुम्हारी मामी भी परेशान होंगी। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, दादाजी ने कहा। समय बिल्कुल शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। उसे इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। वे कहा निही को तकलीफ देना चाहता था ताकि वो अपना मकसद बता दे और वो इस शादी से आजाद हो जाए, लेकिन दादाजी ने उसके प्लेन पर पानी फेर दिया था। दादाजी निही को लेकर घर से बाहर निकल गए, जिसे देख समय की मुट्ठी भींच गई। कल की आई लड़की ने उसके दादा को अपने वश में कर लिया था। दादाजी और निही के जाते वहां सिर्फ शालिनी जी और समय बच गए थे। समय को अकेला देखा शालिनी जी उसकी तरफ बढ़ गई और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, लड़की तो बहुत चालाक है, बच के रहना होगा। इसने तो एक ही दिन में पापा जी को अपने साइड ही कर लिया है। उन्हें अपने निही बेटा के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
शालिनी जी समय को निही के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय पहले से ही भड़का हुआ है और इस वक्त वह आग में घी डालने का काम कर रही है, जिसकी लपटें बहुत तेज होने वाली है। रायना गुस्से से अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी और उसके गुस्सा की वजह समय का फोन ना उठाना था। हालांकि कितनी बार काम की वजह से वह रायना का फोन पिक नहीं कर पाता था। समय ने रायना को बता भी रखा था कि अगर वो कभी फोन ना उठा पाए तो समझ लेना कि वो किसी टेंशन में या क्या किसी जरूरी काम में बिजी है। पर पता नहीं आज क्यों रायना को गुस्सा आ रहा था। रायना ने एक बात नोटिस की थी, जब से समय इंडिया गया है तब से ज्यादातर रायना को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और यह सब उस दिन से हो रहा था जिस दिन उसके भाई की शादी थी। समय, अगर मुझे पता चला कि तुम इंडिया में रहकर मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगी। तुम जमीन से आसमान में सिर्फ रायना की वजह से पहुंचे हो और आसमान से जमीन पर भी फिर रायना के बदौलत ही पहुंचोगे। समय के साथ रहना और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रायना का भी कोई खास मकसद था, वरना न्यूयॉर्क की क्वीन भला एक नॉर्मल से इंडियन लड़के के पीछे क्यों पागल हो सकती है, जबकि उसके पास पैसों और शोहरत की कोई कमी ना हो। करीब आधे घंटे के सफर के बाद उनकी कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। निही की नजर बराबर खिड़की के बाहर बनी हुई थी, इसलिए उसे पता था कि पुलिस स्टेशन आ चुका है। ड्राइवर ने जल्दी से निकल दादाजी की तरफ का गेट खोला और निही को तरफ जाने को हुआ कि निही अपने आप ही बाहर निकल गई और बिना दादाजी को देखा या कहें सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। जब से दिव्या जी को लॉकअप में बंद किया था उन्होंने एक नजर अपने परिवार को देखा भी नहीं था, न ही वो एक जगह से हिले भी थे। जैसा उन्हें लॉकअप में बंद किया था ठीक वैसे ही बैठे थे। ये सब देख दिव्या जी और परेशान हो रही थी। उन सब पुलिस स्टेशन में आए करीब 4 घंटे होने को आए थे। दिव्या जी सुशीला जी के गले से लगे रो रही थी और सुशीला जी उन्हें संभाल रही थी। उसी वक्त निही ने पुलिस स्टेशन में अपने कदम रखे और अंदर चली गई। अंदर आते ही निही की नजर चारों तरफ घूमने लगी। वो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। निही अपने परिवार को ढूंढ रही थी कि वहां दादाजी अपने ड्राइवर के साथ आ गए और निही को एक कोने में देखने का इशारा किया। दादाजी बात मान निही उस दिशा में देखने लगी। जैसे ही उसने उन लोगों को देखा उसके आंसू फिर से बहने लगे। वह भागती हुई उस तरफ चली गई और दादाजी इंस्पेक्टर की तरफ। क्या रायना समय का सच पता कर पाएंगी? क्या दादाजी निही के परिवार की हेल्प करेंगे? टू बी कंटिन्यूड। च 19 निही का झूठ और समय की तारीफ। अब तक निही अपने परिवार को ढूंढ रही थी कि वहां दादाजी अपने ड्राइवर के साथ आ गए और निही को एक कोने में देखने का इशारा किया। दादाजी की बात मान निही उस दिशा में देखने लगी। जैसे ही उसने उन लोगों को देखा उसके आंसू फिर से बहने लगे। वह भागती हुई उस तरफ चली गई और दादाजी इंस्पेक्टर की तरफ। अब आगे निही सीधा पीछे से सुशीला जी के गले जा लगी। सुशीला जी को जैसे ही किसी अपने का एहसास हुआ उन्होंने तुरंत उस हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। निही, हाँ, सुशीला जी उसे पहचान गई। सुशीला जी ने निही को अपने पास बिठा लिया और उसका चेहरा चूमने लगी, जिसका इंतजार उन्होंने कब से किया था। अब वो उनके सामने थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तुमसे किसी ने कुछ कहा या किसी ने डांटा? बोलो बेटा, ऐसे चुप क्यों हो? सुशीला जी ने उसे पुचकारते हुए कहा। मम्मी आप बोलने दोगे तभी ना बोलूंगी। अब आप चुप रहिए और मैं बोलूंगी। सुशीला जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दिव्या जी भी चुपचाप उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। निही को देख उन्हें सौम्या की याद आ रही थी, साथ ही उन्हें सौम्या की फिक्र भी हो रही थी। लेकिन सौम्या को तो जैसे जमीन ने ही निगल लिया था। अब तक लड़की का कोई आता पता नहीं था। इससे पहले निही फिर से बोलना शुरू करती कि दिव्या जी बोल पड़ी। निही वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तुम रोई हुई क्यों लग रही हो, जैसे तुम अभी रोकर आई हो? दिव्या जी का सवाल सुन निही हड़बड़ा गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्या जी ऐसा सवाल पूछ लेंगी। अब तो सुशीला जी भी उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। निही को झूठ बोलना नहीं आता था, ये बात सुशीला जी अच्छे से जानती थी। अगर निही झूठ बोलती तो उसके पेट में दर्द होने लगता। निही बोलो बेटा, तुम चुप क्यों हो? सुशीला जी ने फिर से कहा। निही ना सच बोल सकती थी और ना झूठ। अगर वो झूठ बोलती तो पकड़ी जाती और सच बोलती तो उसके मामा की बेइज्जती होती। सब उसके मामा को सुनाते। आखिर शादी उन्होंने ही करवाई थी। जाहिर सी बात थी, अगर किसी माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे परेशान है तो वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखती है। मम्मी और मामी, आप लोग गलत समझ रहे हैं।
मैं वहाँ खुश हूँ। वहाँ पर सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट समय जी तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। वो तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते। अभी भी वो मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन उन्हें ऑफिस में जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे दादाजी के साथ भेज दिया। निही ने बोल तो दिया, लेकिन अचानक ही इसके पेट में दर्द होने लगा। निही को अच्छे से पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने खुद को पहले से ही तैयार रखा था, ताकि सुशीला जी को उस पर शक ना हो। उसने अपना दर्द सहन किया और वैसे ही बैठी रही। अच्छा, आपने मेरे बारे में तो जान लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मामा को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है। बेटा, हमें खुद नहीं पता कि उन्हें क्यों किडनैप किया है। पूछने पर वो कुछ बता भी नहीं रहे, बस हर बात में बड़े साहब कर रहे हैं। सुशीला जी ने इरिटेट होते हुए कहा। दादाजी इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर दादाजी को अच्छे से जानता था, इसलिए वो दादाजी के हर सवाल का जवाब बड़े विनम्र से दे रहा था। राठौड़ परिवार का नाम सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं, बल्कि राजनीति की दुनिया में नंबर 1 पर था। दादाजी के बड़े भाई सोमनाथ राठौड़ राजनीति की दुनिया पर राज करते थे। कुछ वर्ष पूर्व वे दिल्ली के सीएम रह चुके थे, लेकिन उम्र हो जाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब दिल्ली का सीएम उनका बेटा युग था। दिल्ली में ज्यादातर लोग अच्छे से जानते थे कि सोमनाथ राठौड़ की अपने छोटे भाई से बिल्कुल नहीं बनती। उनका परिवार देवनाथ राठौड़ से ज्यादा मतलब नहीं रखता और ना वो रखते थे। लेकिन सोमनाथ जी अक्सर फोन कर अपने पोते पोतियों का हाल चाल पूछ लिया करते थे। सोमनाथ जी को समय से बहुत लगाव था, क्योंकि वो खानदान का सबसे छोटा और समझदार लड़का था। समय में उन्हें अपने पिताजी की छवि दिखाई देती थी। मुझे जल्दी बताओ कि तुमने किस गुनाह पर दिव्य बेटा को अरेस्ट किया है। दादाजी ने फिर से वही सवाल दोहराया, लेकिन हर बार की तरफ इंस्पेक्टर का वही जवाब था। बड़े साहब आएंगे तो पूछ लीजिए। हालांकि इन सब के पीछे उसका ही हाथ था, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर बड़े साहब कर रहा था। इंस्पेक्टर का एक्सक्यूज सुन अब दादाजी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा, लगता है तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं, इसलिए मेरे साथ बहस कर रहे हो। जब तुम्हें ही अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसी के साथ देवनाथ जी ने ड्राइवर का फोन लिया और युग को फोन लगा दिया। दादाजी को फोन रखना पसंद नहीं था। वह जवानी से ही टेक्नोलॉजी से दूर रहे थे, क्योंकि आर्मी में किसी को फोन रखने की परमिशन नहीं थी और उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर भी रखा जाता था, ताकि वो सिर्फ अपना फोकस दुश्मन को खत्म करने पर रख सके। वैसे भी आर्मी का काम सिर्फ अपने देश और देश के लोगों की रक्षा करना होता है। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो फोन जैसे चीज का इस्तेमाल कर सके। 1 रिंग, 2 रिंग, लेकिन किसी ने भी फोन पिक नहीं किया। ये देख दादाजी ने फिर से फोन लगा दिया। इस बार एक ही रिंग में फोन उठ गया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो, क्या आप युग राठौड़ बोल रहे हैं? दादाजी ने सवाल किया। जी नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। सर अभी मीटिंग में व्यस्त है। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। जब बॉस मीटिंग से आ जाएंगे, तब मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, असिस्टेंट ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद गलती से फोन लग गया। आप मेरी तरफ से अपने सर को नमस्कार बोलिएगा। और उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने आज पहली बार युग को फोन लगाया था, और उससे बात भी नहीं हुई। लगता है कमिश्नर को फोन करना पड़ेगा। दादाजी ने सोचा और कॉन्टेक्ट लिस्ट से उसका नंबर निकाला और फोन लगा दिया। ये कमिश्नर का पर्सनल नंबर था, इसलिए एक ही रिंग में फोन पिक हो गया। हेलो, हेलो, क्या मेरी बात कमिश्नर से हो रही है? दादाजी ने सवाल किया। जी हाँ, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। लेकिन आप कौन? मैं देवनाथ राठौड़ बोल रहा हूँ। बस दादाजी का इतना कहना था कि कमिश्नर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और चापलूसी करते हुए बोला, नमस्ते राठौड़ साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कमिश्नर डर चुका था। उसे पता था कि राठौड़ परिवार कौन है और क्या क्या कर सकता है। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, और तुम्हारा इंस्पेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा। शायद इसे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, दादाजी ने कहा। राठौड़ साहब, आप पुलिस स्टेशन क्यों गए? आपने मुझे एक बार बोला होता, मैं खुद आपका काम करता। आप प्लीज उस इंस्पेक्टर को फोन दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। कमिश्नर की बात पर दादाजी ने फोन इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने भी बिना किसी आनाकानी के फोन पकड़ लिया और अपने कान पर लगा लिया। अबे गधे, क्या तुझे सच में अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर, वरना दिल्ली से कहाँ गायब होगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और हाँ, अपनी इस गलती के लिए उनके पैरों में गिरकर माफी जरूर मांगना। क्या पता तेरी नौकरी ना जाए, कमिश्नर ने कहा।
इंस्पेक्टर की बात कमिश्नर से हो चुकी थी, इसलिए अब वो कुछ कर नहीं सकता था। मजबूरी में उसने दिव्या जी को छोड़ दिया, जिसके बाद उसने कुछ पेपर साइन करवाए और दिव्या जी को लॉकअप से बाहर निकाल दिया। हवलदार ने लॉकअप तो खोल दिया, लेकिन दिव्या जी बाहर नहीं आए। वो अभी भी वैसे ही बैठे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया। ये सब देख हवलदार लॉकअप के अंदर चला गया और जैसे ही उसने दिव्या जी के कंधे पकड़े हिलाए, वह नीचे गिर गए। क्या हुआ दिव्या जी को? क्या सुशीला जी को सच में निही की बातों पर विश्वास हो गया था, या वो भी निही के सामने नाटक कर रही थी? आज मैंने बड़ा चैप्टर दिया है, इसलिए भर भर के कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और एक बड़ा सा रिव्यू भी। बाय। 20 निही की कश्मोकश। अब तक हवलदार ने लॉकअप तो खोल दिया, लेकिन दिव्या जी बाहर नहीं आए। वो अभी भी वैसे ही बैठे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया। ये सब देख हवलदार लॉकअप के अंदर चला गया और जैसे ही उसने दिव्या जी के कंधे पकड़े हिलाए, वह नीचे गिर गए। अब आगे दिव्या जी को अचानक ऐसे गिरता देख वहां मौजूद सभी लोग डर गए और सीधा लॉकअप के अंदर घुसने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और खुद उन्हें लेकर लॉकअप से बाहर आ गया। डॉक्टर को बुलाओ कोई, दिव्या जी चिल्लाई। दादाजी ने जल्दी से अपने पसंद डॉक्टर को फोन लगा दिया, जो सिर्फ उनकी फैमिली का इलाज करते थे। सभी लोग दिव्या जी के पास घेरा लगाकर खड़े हो गए। दिव्या जी की हालत खराब होने लगी और निही का भी रोना शुरू हो गया। आप सब प्लीज इनसे थोड़ा दूर हो जाए, ऐसे भीड़ लगाने से प्रॉब्लम होगी, हवलदार ने कहा। हवलदार की बात मान सब उनसे थोड़ा दूर हो गए, लेकिन दिव्या जी और निही अभी भी उनके पास मौजूद थी। हवलदार ने पानी की कुछ छींटें दिव्या जी के चेहरे पर मारी, जिससे दिव्या जी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। दिव्या जी को होश में आता देख दिव्या जी जान में जान आई। उन्होंने दिव्या जी को बैठने में हेल्प की और उनके मुंह से पानी का ग्लास लगा दिया। दिव्या जी ने थोड़ा सा पानी पिया और ग्लास नीचे रख दिया। दिव्या जो को होश में देख सबकी जान में जान आई। मामा, क्या आप ठीक है? क्या हम आपको हॉस्पिटल लेकर चले? निही ने उनकी हालत को देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो कुछ ही समय में आते होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादाजी ने निही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इन सब चीजों में दिव्या जी क्या ध्यान ही नहीं गया कि वो लॉकअप से बाहर आ चुके हैं। मैं बाहर क्यों हूँ? उन्होंने सवाल किया। उनका सवाल अजीब था। क्या आपको बाहर नहीं आना था? इस बार दादाजी ने उनके सवाल किया। दादाजी की आवाज सुन दिव्या जी उन्हें देखने लगे और उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सुशीला जी को दिखाते हुए बोले, ये निही की मम्मी है, आप इनसे शादी में नहीं मिले थे। सुशीला जी का इंट्रो सुन दादाजी अपने हाथ जोड़ लिए और बदले में सुशीला जी ने भी अपने हाथ जोड़ दिए। तो आप है इतनी प्यारी बच्ची का माँ। सच में निही बहुत प्यारी और मासूम है, हमें इसे अपनी बहू बनकर बहुत खुशी हो रही है, दादाजी ने निही की तारीफ करते हुए कहा। जी इसमें खुशी की क्या बात है, आपने तो बिना लड़की के माँ बाप को जाने सीधा शादी ही करवा दी। क्या आपको नहीं लगा कि इसके माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनकी इकलौती बेटी की शादी है? सुशीला जी ने उन्हें ताने देते हुए कहा। सुशीला जी बातों को सुन दादाजी समझ गए कि वह एक तरीके से उन्हें ताना दे रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी बुरा नहीं माना और स्माइल करते हुए हाँ में मुंडी हिला दी। इन सब के बाद सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए किसी ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लिए पुलिस स्टेशन में एंटर हुए और दादाजी की तरफ अपनी मुंडी हिला दी। बदले में दादाजी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और उन्हें इशारे से दिव्या जी को चेक करने को कहा। डॉक्टर ने दिव्या जी के पास से सबको हटा दिया और खुद उनके पास बैठ गए। उन्होंने अपना बैग खोला और चेकअप का प्रोसेस शुरू कर दिया। सब वहां खड़े डॉक्टर को देख रहे थे। सबको जानने की जल्दी थी कि दिव्या जी अचानक बेहोश क्यों हुए। 5 मिनट के चेकअप के बाद डॉक्टर ने अपना बैग बंद किया और स्टेथोस्कोप अपने गले में टांग बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह चक्कर आ गए थे और इनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा लो है, लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैंने इंजेक्शन दे दिया, कुछ देर आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की तरफ से उन्हें ग्रीन लाइन मिल गई थी, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब सुन दिव्या जी भी टेंशन मुक्त थी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, डॉक्टर ने दादाजी को देखते हुए कहा, जिसके बाद वह अपना बैग ले पुलिस स्टेशन से निकल गए। अब सब चीज ठीक है, इसलिए हमें भी घर चलना चाहिए, सुशीला जी ने कहा। ठीक है फिर, आप लोगों को मेरा ड्राइवर घर छोड़ देगा, सुशीला जी की बात को काटते हुए उन्होंने बोला। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम टैक्सी से चले जाएंगे, इस बार दिव्या जी ने कहा।
उन्हें दूसरों का एहसान और खास तौर पर बेटी के ससुराल का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दादाजी की गाड़ी में बैठ अपनी इज्जत और नहीं गंवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शादी के बाद बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते, ना उसकी कोई सुख सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। दिव्या जी के लिए उनके ख्यालात बहुत मायने रखते थे, लेकिन वो दादाजी को साफ मना कर उनकी इंसल्ट भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन दिव्या बेटा, आपकी हालत सही नहीं है, आप जिद मत कीजिए, ऐसे आपको और बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। दादाजी के बार बार फोर्स करने से आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना कि वो इसके पैसे देंगे। दिव्या बेटा, हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज में आप पुराने रीति रिवाजों को माने। इसलिए अब जिद मत कीजिए और जैसा हमने कहा है उसे चुपचाप मान लीजिए। दिव्या जी को उनके आगे झुकना पड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद ड्राइवर ने सहारे से उन्हें उठाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगे। सभी लोग उनके पीछे पीछे बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही नहीं निकलने को हुई कि दादाजी बोल पड़े, आप कहाँ जा रही है? दादाजी के बोलते ही निही के कदम वहीं रुक गए और वो मुड़कर दादाजी को देखने लगी। अपने घर जा रही हूँ दादाजी। क्या आप भूल गई है कि अब आपका घर बदल चुका है? या आप याद नहीं रखना चाहती? निही के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि वो राठौड़ मेंशन नहीं जाना चाहती, इसलिए दादाजी ने ऐसा कहा। इतने सारे लोगों को देख सौम्या रुक तो गई, लेकिन उसने कांच का टुकड़ा फेंका नहीं और अपने कपड़े में छुपा लिया। देखने में वह सभी नशे में लग रहे थे, उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। आज तो मजा आ गया, बॉस ने तो मस्त मालामाल कर दिया, शराब तो मिल गया, अब बस शराब भी मिल जाए तो क्या मजे, एक आदमी ने नशे में झूमते हुए कहा। सौम्या उन सबकी बातें आराम से सुन सकती थी। अब उसे डर लगने लगा था, अगर उन्होंने सौम्या के साथ कुछ करने की कोशिश की तो सौम्या उन्हें रोक भी नहीं सकेगी। सौम्या को अब वहां से भागने के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आया, और उसने धीरे से कांच का टुकड़ा रस्सी में फंसाया और धीरे धीरे आगे पीछे होने लगी, ताकि रस्सी जल्दी कट जाए। समक्ष आराम से अपने केबिन में बिठा फाइल पर सिग्नेचर कर रहा था। इन सब फाइल के चक्करों में वह सौम्या के बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था। वैसे भी सौम्या उसके लिए एक मुसीबत से कम नहीं थी, तो भला उसे क्यों ही याद रखता। उसी वक्त समक्ष के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी रिंग सुन समक्ष ने अपना फोन साइड किया और नोटिफिकेशन चेक करने लगा, लेकिन उसने जैसे ही मैसेज देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या दादाजी बात मान नहीं राठौड़ मेंशन जाएंगी या उनकी बात टाल गोयल हाउस जाएगी? क्या सौम्या उनके चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब होगी? टू बी कंटिन्यूड। 21 निही का बोल्ड रूप। अब तक समक्ष आराम से अपने केबिन में बिठा फाइल पर सिग्नेचर कर रहा था। इन सब फाइल के चक्करों में वह सौम्या के बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था। वैसे भी सौम्या उसके लिए एक मुसीबत से कम नहीं थी, तो भला उसे क्यों ही याद रखता। उसी वक्त समक्ष के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी रिंग सुन समक्ष ने अपना फोन साइड किया और नोटिफिकेशन चेक करने लगा, लेकिन उसने जैसे ही मैसेज देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब आगे मैसेज में एक वीडियो था, जिसमें उसके आदमी नशे में टूल नाच गा रहे थे। अचानक एक आदमी की नजर सौम्या की तरफ चली गई। लड़की देख उसका ईमान डोला और वो सौम्या के पास चला गया। क्या माल है रे तू? एकदम कड़क माफिक, तुझे देख तो शरीर के सारे तार हिल गए। बोले तो चखने का। उसने सौम्या से ही सवाल कर लिया। सौम्या उसका सवाल सुन डर गई। उसे अच्छे से पता था कि वो क्या करने की कह रहा है। सौम्या ने गुस्से से उसके मुंह पर थूक दिया और बोली, तूने अपनी शकल कभी शीशे में देखी है? तेरे साथ कुछ करने से बढ़िया तो मैं जहर खाकर मारना पसंद करूंगी। सौम्या ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसके मुंह से अपनी इतनी इंसल्ट सुन आदमी का दिमाग फिर गया। उसने गुस्से से सौम्या के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाल पकड़ लिए। खुद को कहीं की महारानी समझती है, 4 किलो मेकअप थोपकर खुद को हूर की रानी समझ रही है। अरे तेरे से ज्यादा सुंदर लड़कियां तो मेरे गांव में गोबर उठाने वाली होती है। अपनी इस गलतफहमी को दूर कर कि तू खूबसूरत है। आदमी ने सौम्या के बाल छोड़ उसके गालों को पकड़ लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह सौम्या को किस कर पाता कि सौम्या ने एक लात उसके मैन पॉइंट पर दे मारा और जल्दी से खड़ी हो पीछे की तरफ भागने लगी। ए लड़की भाग रही है, पकड़ो उसे। आदमी तुरंत चिल्लाया। उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वह सौम्या के पीछे जा पाए। दर्द, बहुत दर्द, वो सहन नहीं कर पाया और अगले ही पल बेहोश हो गया। लेकिन उसकी आवाज सुन सारे आदमी वहां आ गए और कुर्सी खाली देख चारों तरफ बिखर गए। पकड़ो उसे, बचकर भागनी नहीं चाहिए, गैंग का लीडर चिल्लाया और अपने आदमियों को इंटरेक्शन देने लगा। सौम्या ये सब एक दरवाजे के पीछे से सुन रही थी।
पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। पकड़े जाने के डर से हाथ पैर कांपने लगे थे। जिंदगी में पहली बार सौम्या को इतना डर लग रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर सौम्या की सांस तेज हो गई। सौम्या को लगा जैसे अब वो नहीं बच सकती। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी, और जैसे ही पीछे मुड़ी कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और सौम्या बेहोश हो गई। सौम्या के बेहोश होते ही उस मास्क मैन ने उसे कंधे पर उठाया और उन सब से बचते बचाते बाहर निकल गया। बाहर उसके लिए एक गाड़ी खड़ी थी, जिसे देख वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया और सौम्या को उसके अंदर डाल खुद आगे बैठ गया और गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। निही के साथ बाकी लोगों के भी कदम वहीं रुक गए। सबको निही का जवाब जानना था कि वह क्या चाहती है। दादाजी, बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे लिए मेरा परिवार पहले आता है। फिर मेरे पति का, मेरे मामा की तबीयत खराब है। मेरी फैमिली को मेरी सख्त जरूरत है, और उन्हें इस हालत में छोड़कर आपके साथ नहीं आने वाली। बाकी इसके बाद आपका जो भी फैसला होगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, निही ने निडर होकर कहा। निही का बोल्ड लुक देख सुशीला जी के साथ बाकी लोग भी हैरान हो गए। उन्होंने तो हमेशा से एक मासूम निही को देखा था, जो ज्यादा बोल नहीं पाती थी। उसे लोगों से बातें करने में डर लगता था, लेकिन आज की निही बिल्कुल अलग थी। जब बात लड़की की फैमिली पर आती है, तो वो देवी से चंडी का रूप धारण करने में बिल्कुल समय नहीं लगाती। शादी के बाद भी लड़कियों के दिलों में पहली जगह उसके परिवार की होती है। दादाजी को निही से यही उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने निही को कुछ नहीं बोला और उसके सिर पर हाथ फेर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। बाहर दादाजी के लिए पहले से ही गाड़ी और ड्राइवर मौजूद थे। दादाजी ने कार में बैठने से एक बार निही के परिवार को देखा और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ी राठौड़ मेंशन के लिए निकल पड़ी। नहीं बेटा, आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका ससुराल है। लड़की का रिश्ता उसके परिवार से उसी वक्त टूट जाता है जब उसकी शादी होती है। उसके बाद से तो वह एक मेहमान हो जाती है, जो कुछ दिन, कुछ महीने रहकर वापस अपने ससुराल चली जाती है। मामी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मामा की हालत देखिए, उन्हें घर लेकर चलना चाहिए। निही इन सब बातों से तंग आ चुकी थी। हाँ, वो ये सब बातें बचपन से सुनती आ रही थी। आखिर गांव में एक लड़की को और क्या सुनने को मिल सकता था। इसलिए निही पढ़ लिखकर कुछ करना चाहती थी, अपने गांव के लिए और गांव के लड़कियों के लिए। बेशक हरियाणा में अब लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज बनने लगे थे, लेकिन अभी भी कई जगह लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। समय अपने कमरे में चीजों को तोड़ने फोड़ने में लगा था। उसे अपने दादा के डिसीजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो बीच में ना आते तो आज निही अपना सारा राज बता देती कि आखिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। पैसे के लिए, क्या किसी और चीज के लिए? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, मैं तुमसे सच जानकर रहूंगा। समय ने गुस्से से पानी का जग उठाया और मेरा पर दे मारा। अगले ही पल मेरा हजारों टुकड़ों में टूट गया और चारों तरफ बिखर गया। समय ने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जला पीने लगा। दादाजी अपनी गाड़ी में बैठ निही और समय के बारे में सोच रहे थे। दोनों का गुस्सा बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन समय का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था और निही अगले ही सेकंड शांत हो जाती थी। बेशक दोनों में एज गैप था, लेकिन प्यार तो एज नहीं देखता। दोनों को साथ रहते हुए प्यार भी हो जाएगा। ये सोच ही दादाजी ने समय और निही की शायद करवाई थी। क्या निही सच में दादाजी के इरादों पर खड़ी उतरेगी, या समय निही को भगाने में कामयाब हो जाएगा? टू बी कंटिन्यूड। 22 समथिंग फील फॉर निही। अब तक दादाजी अपनी गाड़ी में बैठ निही और समय के बारे में सोच रहे थे। दोनों का गुस्सा बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन समय का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था और निही अगले ही सेकंड शांत हो जाती थी। बेशक दोनों में एज गैप था, लेकिन प्यार तो एज नहीं देखता। दोनों को साथ रहते हुए प्यार भी हो जाएगा। ये सोच ही दादाजी ने समय और निही की शायद करवाई थी। अब आगे। समय गुस्से में 5-10 और देखते ही देखते पूरा सिगरेट का बॉक्स खत्म कर चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही था। समय निही के इंतजार में बैठा था, लेकिन अभी तक निही नहीं आई थी। उसको गए 3 घंटे होने को आए थे, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे डरकर भाग गई? समय के दिमाग में विचार आया। उसी वक्त गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिसे सुन समय ने एक नजर पूरे घर को देखा और अपना हुलिया ठीक करने बाथरूम में चला गया। वरना दादाजी उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उनकी नजरों में तो समय एक सीधा साधा और शरीफ लड़का था। नशे जैसी चीजों से तो वो दूर रहता था, और वो दादाजी के सामने अपनी ये सच्चाई लाना नहीं चाहता था। करीब 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी गोयल हाउस रुकी।
गाड़ी के रुकते ही सब बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही निही निकलने को हुई कि दिव्या जी ने कार का डोर बंद कर दिया। अपनी मामी की इस हरकत से निही कंफ्यूज हो गई। मामी अपने डोर क्यों बंद किया? निही ने सवाल किया। दिव्या जी ने निही की बातों को इग्नोर किया और सुशीला जी को देख बोली, दीदी आप इन्हें लेकर अंदर जाइए, मैं निही को लेकर आती हूँ। सुशीला जी भी बिना किसी सवाल जवाब के हाँ में मुंडी हिला दिव्या जी को लेकर अंदर चली गई। निही चुपचाप कार में बैठी ये सब देख रही थी। सुशीला जी के जाते ही दिव्या जी ने अपना रुख निही की तरफ किया। हाँ तो निही मैडम आप क्या कह रही थी? आप अपने ससुराल नहीं जाएंगी? और मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? दिव्या जी निही के मुंह से सच सुनना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि निही झूठ बोल रही है। निही का एक हाथ पेट पर था और उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। झूठ? कैसा झूठ? मैंने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला। निही ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसका पेट ऐसा ना कर सका और एक तेज का दर्द उसके पेट में उठा और वह चिल्ला दी, क्या तुम अब भी सच नहीं बोलना चाहोगी? निही का झूठ पकड़ा गया था, इसलिए अब उसे दिव्या जी को सच बताना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर के सामने कैसे? क्योंकि ड्राइवर भी तो राठौड़ परिवार का था। अगर उसने उनकी बातें सुन राठौड़ परिवार को बता दी तो सब बिगड़ जाएगा। भाई साहब आप बस 15 मिनट रुकिए, फिर उसके बाद निही को भी अपने साथ लेकर जाना। उन्होंने झूठ का मुस्कुराते हुए ड्राइवर से कहा। बदले में ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया और उन्हें अपनी बातें कंटिन्यू करने का कह गाड़ी से निकल गया। कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर के जाते ही दिव्या जी गाड़ी में बैठ गई और निही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए फिर से बोली, निही मैं जानती हूँ कि तुम्हें वहाँ कोई परेशानी है, इसलिए जो भी बात है सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती। दिव्या जा सवाल सुन निही हड़बड़ा गई और अपनी नजरें चुराने लगी। ऐसा कुछ नहीं है मामी, मैंने आपको पहले भी तो बताया, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना बात के परेशान हो रही है। अच्छा अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो और साथ ही अपना हाथ पेट से हटाओ। दिव्या जी ने उसे अपने बातों की जान में फंसा लिया, जिसकी वजह से निही को मजबूरन में सच बताने के लिए मानना पड़ा। मामी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे डांटा और धक्का भी दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे चोट भी पहुंचाई। ये बोल निही अपना घुटना और कंधा दिखाने लगी, जहाँ सच में छीलने के निशान ताजा थे। फिर आगे रोते हुए उन्होंने बोला कि मुझसे शादी करने का क्या मकसद है? मुझे उनसे डर लगता है, मुझे वहाँ कभी नहीं जाना। प्लीज आप मुझे उस डेविल से बचा लो, वरना वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। निही ने रोते हुए सारा सच बता दिया, जो कुछ भी समय ने अब तक उसके साथ किया था। क्या उनकी ये जुर्रत? उन्होंने मेरी बेटी को इतना परेशान किया। अब तुम सच में वहाँ नहीं जाओगी, जब तक समय प्रूफ नहीं कर देता कि वो तुम्हें कभी भी हट नहीं करेगा और तुम्हें पत्नी का दर्जा देगा। मैं अपनी बेटी को उस जल्लाद के पास नहीं भेजूंगी। अब तुम रोना बंद करो। ये बोल उन्होंने निही को अपने गले से लगा लिया और उसे चुप करवाने लगी। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर उन्होंने बिना लड़के के बारे जाने पहचाने सीधा उसकी शादी निही से करवा दी, जो उनकी फूल जैसी बेटी को इतना डराता और धमकाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, अगर मैं अपने फैसले पर अड़ी होती तो आज तेरी शायद उस डेविल से ना होती, और आज तू अपने घर में खुशी खुशी रहती। चल अब अपने आंसू पोंछ और घर में चल। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा, क्योंकि तेरी मामी के रहते कोई भी तुझे नुकसान तो किया, तुझे देख भी नहीं सकता। दिव्या जी ने गुस्से से कहा और निही को लेकर गोयल हाउस में चली गई। समय कपड़े चेंज करके नीचे आया तो सब लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। समय भी चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक नजर दादाजी को देखा और किसी को ढूंढने लगा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। दादाजी तब से समय को नोटिस कर रहे थे, जब से वो नीचे आया था। बेटा जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने घर में है, गोयल हाउस। दादाजी ने अपना लंच करते हुए समय से बोला। हाँ आई मीन किससे पूछ के? समय को झटका लगा, उसने तो सिर्फ ऐसे ही सोचा था, लेकिन वो तो सच में अपने घर चली गई। समय की बात सुन दादाजी के साथ सुरेश जी और शालिनी जी भी शॉक्ड हो गए। उन्हें समय से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। सुशीला जी दिव्या जी को लेकर उनके कमरे में चली गई और उन्हें बिस्तर पर अच्छे से लिटा दिया। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आती हूँ, सुशीला ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। दिव्या जी ने निही को सुशीला जी और दिव्या जी के सामने नॉर्मल रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि निही के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता चले। दोनों जैसे ही घर में आई कि उन्हें सुशीला जी डोर पर खड़ी मिली। क्या तुम्हारी बातें हो गई? तो अब मुझे भी अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताने दो, सुशीला जी ने दिव्या जी को देखते हुए कहा।
और निही को लेकर गेस्ट रूम में चली गई, जहां वो अक्सर रुका करती थी। वीडियो को देख समक्ष का दिमाग हिल गया। अगर सौम्या अपने फैमिली के पास पहुंच गई तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर उसके साथ क्या क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अपने घर नहीं जा सकती। मुझे कुछ करना होगा ताकि वो अपने परिवार के पास ना पहुंच सके। लेकिन वो लड़का कौन था? उसने सौम्या को क्यों बचाया? क्या वह सौम्या को जानता था? समक्ष के दिमाग में सवाल घूमने लगे। सौम्या कार की बैक सीट पर बेहोश पड़ी थी और आगे बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। तुम सही बोल रहे हो, इस लड़की को बचाकर मैंने समक्ष राठौड़ से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन भूलो मत कि उसने मेरे बहन का दिल तोड़ा है। आज उसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। अब इस लड़की का समक्ष से क्या कनेक्शन है? क्या समय के दिल में निही के लिए फीलिंग्स जागने लगी है? टू बी कंटिन्यूड। 23 आज किसकी सामत आई है? अब तक सौम्या कार की बैक सीट पर बेहोश पड़ी थी और आगे बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। तुम सही बोल रहे हो, इस लड़की को बचाकर मैंने समक्ष राठौड़ से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन भूलो मत कि उसने मेरे बहन का दिल तोड़ा है। आज उसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। अब आगे अपने दोस्त की बात सुन। कार ड्राइव कर रहा लड़का हैरान हो गया। उसने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उनकी गाड़ी पेड़ से टकराते हुए बची। अमन, तू पागल हो गया है क्या? ऐसे ब्रेक कौन मारता है? अभी हमारी गाड़ी पेड़ से टकरा गई होती और हम 3 मर चुके होते। उसने गुस्सा करते हुए बोला। माफ कर दे यार, लेकिन तेरी बातें सुन, मेरा गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया। ड्राइवर ने खुद की सफाई देते हुए कहा। चल ठीक है, लेकिन इस बार ध्यान से गाड़ी चलाना, ऑर्डर देने के टोन में कहा। बदले में ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया और वो फिर से आगे बढ़ गए। सुशीला जी ने निही का हाथ कमरे में आकर छोड़ा और उसे घूरते हुए बोली, क्या चल रहा है निही? मैं देख रही हूँ, जब से तुम अपने ससुराल से आई हो, कुछ अजीब अजीब सी हरकत कर रही हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, फिर इस एक दिन में क्या हो गया जो तुम इतनी बदल गई? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं रात भर सोई नहीं हूँ ना, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। निही की बातें सुन सुशीला जी का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि अभी निही इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत छोटी है। निही, क्या हुआ था कल रात? उन्होंने फिर से सवाल किया। निही को लगा जैसे उसका झूठ पकड़ा गया। उसने अपनी नजरें चुरानी शुरू कर दी, जिसे देख सुशीला जी ने उसका कंधा पकड़ा और बेड पर बिठा उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया? सुशीला जी बात सुन निही को समझ आ गया कि वह क्या पूछ रही है, इसलिए वे उन्हें करेक्ट करते हुए बोली, नहीं नहीं, आप गलत सच रही है। उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। मेरे कहने का मतलब था कि बिस्तर और जगह चेंज होने से मुझे नींद नहीं आई और मैं सो नहीं पाई। निही का भी चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुशीला जी उसकी बातों का मतलब कुछ और समझ लेंगी। मम्मी, अब आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया हो तो मैं अपने कमरे में आराम करने जाओ। सुशीला जी भी किसी बात को सोच रही थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ में मुंडी हिला उसे जाने का इशारा दे दिया। इशारा देख बिना और किसी देरी के निही तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। सुबह से साड़ी संभालते संभालते निही की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई, जहां वो पहले रुकी थी। उसके कपड़े भी अभी भी उस कमरे में मौजूद थे। सबकी हैरानी को इग्नोर कर समय चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसे अपनी कंपनी देखनी थी, जो वो न्यूयॉर्क से हैंडल कर रहा था। क्योंकि इंडिया तो वह आता नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क से ही सब मैनेज करता था। लेकिन आज वो इंडिया में था, तो उसके पास भी टाइम था कि वो अपनी कंपनी को देख सके, वहाँ के एम्प्लॉय से कंपनी का रिव्यू ले सके। उसे भी तो पता होना कि चाहिए कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, उसकी कंपनी कैसी चल रही है। समक्ष सौम्या के भागने से बौखला गया था। वो अपने केबिन में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि वो सौम्या का पता लगा सके। उसी वक्त केबिन के डोर पर दस्तक हुई और बाहर वाले आदमी ने अंदर आने की परमिशन मांगी। समक्ष अभी होश में नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर वाले आदमी को लगा जैसे समक्ष ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी है, इसलिए वो अंदर आ गया और बिना समक्ष को देखे टेबल पर फाइल रख बोला, बॉस ये शाम के मीटिंग की फाइल है, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। अगर कोई गलती होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अपनी बात कह जैसे ही वो चुप हुआ कि किसी चीज के टूटने की आवाज आई, जिसे सुन उसका ध्यान समक्ष के हाथों पर चला गया। उसके हाथों में टूटा हुआ कांच था और जमीन पर कुछ कांच के टुकड़े पड़े थे। ये सीन देख तो उसका शरीर डर से कांपने लगा। माफ कीजिएगा बॉस, मैं बाद में आता हूँ। अगले ही पल वो केबिन से बाहर निकल गया।
क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। जैसे ही वो बाहर निकला कि समक्ष के असिस्टेंट से टकरा गया, जो एक लड़की थी और आज ही असिस्टेंट के जॉब पर अपॉइंट की गई थी। लड़की को आगाह करते हुए आदमी बोला, सुनो, अभी तुम अंदर मत जाओ, बॉस अभी बहुत गुस्से में है। लेकिन सर, अगर मैं अंदर नहीं गई तो उन्हें मीटिंग की फाइल और टाइम कौन बताएगा? सोम सर भी इस वक्त नहीं है। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, जो मैंने कर दिया, अब तुम जानो और बॉस जाने। मैं अपने काम पर चला। वो आदमी वहां से अपने काम के लिए चला गया। असिस्टेंट के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज ही उसकी जॉब लगी थी और वह डर कर इस जॉब को गंवाना नहीं चाहती थी। मिही, तू कर सकती है, तू कर सकती है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। उसने खुद को हौसला दिया और केबिन के डोर पर नॉक किया। नॉक नॉक नॉक। इस बार अंदर से आवाज आई, कम इन। मिही अंदर चली गई और समक्ष के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों खड़ी हो? आवाज से पता चल रहा था कि समय का मूड इतना भी खराब नहीं है। उसे एक उम्मीद मिली और बोल पड़ी, सर, ये आज शाम होने वाली मीटिंग की फाइल है और उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन। मीटिंग की टाइमिंग बत्रा सर ने चेंज कर दी है, इसलिए मीटिंग 4 बजे की जगह 5 बजे होगी। हैव का नाइस डे। बिना समक्ष की बातें और बिना उसे देखे वह सीधा कैबिन के बाहर जाकर रुकी। मिही को साइड ऑफिस असिस्टेंट का काम दिया गया था। जब सोम किसी काम की वजह से कंपनी के बाहर हो या हॉलिडे पर हो, तब मीटिंग से रिलेटेड मीटिंग की टाइमिंग, शेड्यूल और बाकी की चीजें सब मिही हैंडल करेगी। राठौर कॉर्पोरेशन का नाम दिल्ली में बहुत फेमस था। इस कंपनी में मेडिकल टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो देशों और विदेशों में बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती थी। कंपनी हर साल कुछ टूल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी फ्री में प्रोवाइड करती थी। समक्ष तो मिही की जल्दबाजी देखता ही रह गया। वो लड़की कब आई और कब गई, कुछ पता ही नहीं चला। खैर, उसे क्या, समक्ष ने सोचा और फाइल चेक करने लगा, जो मीटिंग से रिलेटेड थी। समक्ष ने सौम्या की नाम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। फ्लैशबैक, जैसे ही वह आदमी केबिन से बाहर निकाला कि समक्ष का फोन बज उठा। हाथ में पकड़ा, कांच साइड में फेंका और फोन निकाल नंबर चेक करने लगा, जो किसी अननोन नंबर से था। हेलो, कौन? समक्ष ने सवाल किया। मुझे अपना शुभ चिंतक समझ लो। इस वक्त तुम्हारी सो कॉल्ड पत्नी सौम्या मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी तक ना पूछे, तो चुपचाप मेरे दिए पते पर 20 लाख रुपए भिजवा दो। लेकिन हाँ, कोई होशियारी नहीं, वरना तुम्हारी बर्बादी लाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, तुम मेरे शुभ चिंतक हो, और ये बात मैं कैसे मानूं? समक्ष के बोलते ही उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे समक्ष ने ओपन किया, तो उसमें सौम्या थी, जो इस वक्त बेहोश थी। ये सब देख उसे विश्वास हो गया कि सौम्या सच में उनके कब्जे में है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बताओ कहाँ पहुँचाने हैं पैसे? मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उसी पते पर 20 लाख पहुँचा दो। ये बोलते ही फोन कट हो गया। फोन कटते ही समक्ष ने अपने आदमियों को फोन लगाया और उन्हें लोकेशन पर भेज दिया। साथ ही सौम्या को पकड़ दूसरे अड्डे पर लाने को कहा। फ्लैशबैक एंड। कुछ देर बाद समय की गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुकी। ये बिल्डिंग राठौर कॉर्पोरेशन से काफी बड़ी थी। बिल्डिंग के सबसे टॉप पर SR कॉर्पोरेशन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था और उसके साइड में एक हॉट बना था। SR कॉर्पोरेशन में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। 100% में से 25% मेडिसिन फ्री में हॉस्पिटल को प्रोवाइड की जाती थी। समय ने इस कंपनी की नींव गरीबों की सहायता के उद्देश्य से रखी थी। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी थी, जो आपको आगे जाकर पता चलेगी। समय ने एक नज़र पूरे कंपनी को देखा और अंदर चला गया। यहाँ कोई समय को नहीं जानता था, क्योंकि वो कभी भी कंपनी नहीं आया था और किसी ने उसे देखा नहीं था। समय जैसे ही एंट्रेंस गेट से अंदर आया, कि उससे एक लड़की आ टकराई, जिससे बचाने के लिए समय जल्दी से दूसरी साइड खिसक गया और वो लड़की जमीन पर घुटनों के बल जा गिरी। समय चुपचाप खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसी वक्त लड़की खड़ी हुई और बिना किसी वार्निंग के सीधा एक थप्पड़ समय के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही समय का पूरा शरीर गुस्से से अकड़ गया। अब समय उस लड़की का क्या हाल करेगा? क्या वह समय के कहर से बच पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। 24 समय के दिलों दिमाग में निही का डेरा है। अब तक समय चुपचाप खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसी वक्त लड़की खड़ी हुई और बिना किसी वार्निंग के सीधा एक थप्पड़ समय के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही समय का पूरा शरीर गुस्से से अकड़ गया। अब आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, उसने आवाज लगाई, जिसके कुछ ही पल बाद वहां एक गार्ड आ गया। इसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंक दो।
लड़की ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और बड़े एटीट्यूड से बाहर निकल गई। लड़की के जाते ही गार्ड समय को पकड़ने को हुआ कि समय ने अपना हाथ दिखा उसे रोक दिया और अपने असिस्टेंट को फोन लगा दिया। रिंग रिंग रिंग। कॉल कनेक्ट हो गया और कुछ ही सेकंड में असिस्टेंट ने फोन पिक कर किया। बिना किसी सवाल जवाब के मुझे लेने नीचे आओ और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। असिस्टेंट तो अपने मिस्टेरियस बॉस की बात सुन हैरान हो गया। क्या उसके बॉस इंडिया आ गए या फिर ये किसी का मजाक था? लेकिन वो अपने बॉस की आवाज अच्छे से पहचानता था। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी जल्दी से नीचे चला गया। सर प्लीज आप बाहर चलिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, गार्ड ने समय से रिक्वेस्ट करते हुए बोला। लेकिन समय पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो ऐसे ही जिद्दी बच्चे की तरह खड़ा रहा। उसी वक्त असिस्टेंट वहां आ गया और अपने बॉस को आसपास तलाशने लगा। क्योंकि असिस्टेंट ने समय को देखा नहीं था, लेकिन समय अपने असिस्टेंट को जानता था। जैसे ही उसने असिस्टेंट देखा कि इशारे से अपने पास बुला लिया। असिस्टेंट भी चुपचाप समय की तरफ बढ़ गया और उसे देखते हुए पूछा, क्या आप ही मेरे बॉस मिस्टर समय राठौड़ है? समय ने हाँ में सिर हिला दिया। समय की हाँ सुनते ही असिस्टेंट ने उसे मॉर्निंग विश किया और खुद साइड खड़ा हो गया ताकि समय आगे बढ़ सके। गार्ड तो बॉस सुन हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने कंपनी का बॉस खड़ा है। उसे अपनी नौकरी जाती हुई महसूस हो रही थी। क्या पता बॉस से माफी मांग लेने पर उसकी नौकरी ना जाए। उसने दिमाग में ख्याल आया और अगले ही पल उसने समय का पैर पकड़ लिया। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप बॉस है, गार्ड ने रोते हुए कहा। समय तो गार्ड के इस बिहेव से शॉक्ड हो गया। कुछ देर पहले वे उस लड़की की बातें मान रहा था, जैसे वो ही कंपनी की बॉस हो, और अब उसे सच पता चला गया है तो वो उससे माफी मांग रहा है। गार्ड ने उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया था, इसलिए उसे नौकरी से निकलना समय को सही नहीं लगा। लेकिन उसने गार्ड के सामने एक कंडीशन रखी, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। समय का सवाल सुन गार्ड थोड़ा परेशान हो गया। अगर उसने लड़की का नाम और काम बताया तो आगे वो सोच भी नहीं पाया। गार्ड के फेशियल एक्सप्रेशन देख समय समझ गया कि वो कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए वो आगे बढ़ गया। समय को जाता देख गार्ड जल्दी से होश में आया और बोला, ठीक है, मैं आपको उस लड़की के बारे में सब बताता हूँ। गार्ड को अपनी बात मानता देख समय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसे गार्ड से यही उम्मीद थी। बॉस वो लड़की एचआर मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। वो हमेशा कंपनी में आकर एम्प्लॉयज को बुली करती है और उनके कहने पर सर बहुत से एम्प्लॉय को जॉब से निकाल चुके हैं। उनका कहना है कि वो कंपनी के बॉस की रिलेटिव है, इसलिए सब उनसे डरते हैं। गार्ड ने सारा सच बता दिया। ये सब सुन तो समय का दिमाग ही हिल गया। उसके पीठ पीछे कंपनी में कितना कुछ हो रहा था और उसे जरा सी भी भनक नहीं थी। समय गुस्से से असिस्टेंट को देखने लगा। क्या इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पर रखा है? क्या इसलिए मैं तुम्हें इतनी सैलरी देता हूँ? असिस्टेंट का सिर नीचे झुक गया। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे अभी के अभी एचआर मैनेजर मेरे केबिन में चाहिए। समय आगे बढ़ गया। असिस्टेंट ने एक बार गार्ड को देखा और भागते हुए समय के पीछे चला गया। समय लिफ्ट में एंटर हुआ। उसके तुरंत बाद ही असिस्टेंट भी अंदर घुस गया और 14th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। असिस्टेंट अपने काम से शर्मिंदा था, इसलिए वो पूरे वक्त सिर नीचे किए हुआ था। कुछ देर बाद लिफ्ट 14th फ्लोर पर आकर रुकी, जिसके बाद समय लिफ्ट से बाहर निकल गया और उसके पीछे असिस्टेंट। समय को केबिन के बाहर छोड़ असिस्टेंट उसका दिया काम करने चला गया। उसने एचआर डिपार्टमेंट में फोन लगाया और सभी एचआर को मीटिंग रूम में आने का आदेश दिया। निही ने कमरे में जाते ही अपनी ड्रेस चेंज कर ली और कंफर्टेबल ड्रेस पहन ली, क्योंकि उसे अब सोना था। वैसे भी वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। फाइनली मुझे उस डेविल से छुटकारा मिलेगा, निही ने खुशी खुशी कहा और अपने बिस्तर पर कूद गई। आज वो पूरे दिन सोएगी। दिव्या जी ने दिव्या जी को मेडिसिन खिला सुला दिया, वरना वो टेंशन और स्ट्रेस लेकर फिर से अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। लंच का टाइम हो चला था और अभी तक किसी ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए दिव्या जी कुछ बनाने का सोच किचन में चली गई। जैसे ही वो किचन में पहुंची कि उन्हें सुशीला जी मिली, जो लंच तैयार कर रही थी। दीदी आप ये सब अकेले क्यों कर रही है? लाइए मैं बनाती हूँ। इसमें मैं और तुम कहाँ से आ गया? सब थके हुए थे और किसी ने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए सोचा कुछ बना दूं। बस इसलिए आ गई। फिर दोनों मिलकर लंच प्रिपेयर करने लगी। समय केबिन में बैठा निही के बारे में सोच रहा था। उसे निही सच में मासूम लगी थी, लेकिन उसके बात करने का तरीका देख वह थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि वो बिल्कुल मैच्योर लड़की की तरह बातें करती थी।
लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन और बिहेव बिल्कुल बच्चों वाला था, जो उसे हर बार कंफ्यूज कर देता था। क्या मुझे उसके बारे में पता करना चाहिए? समय के दिमाग में ख्याल आया, लेकिन उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इस बारे में गलती से भी दादाजी को पता चला कि उसने निही की इंफॉर्मेशन निकलवाई है, तो उसकी खैर नहीं। समय सोच ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। फिलहाल के लिए समय ने निही को साइड किया और अपना फोन उठा लिया, क्योंकि कॉल रायना की थी। समय के फोन पिक करते ही रायना बरस पड़ी। समय, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? तुम भूल रहे हो कि मैं न्यूयॉर्क की क्वीन हूँ। तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचाया है। मैं तुम्हारे एहसान तले दबा हुआ हूँ। यही ना, तुम बार बार वही बातें करके जताना क्या चाहती हो? तुम भी भूलो मत कि तुम्हें न्यूयॉर्क की क्वीन बनाने में मेरा भी उतना ही हाथ है, जितना तुम्हारा मेरी सक्सेस में। इस बार समय ने भी रायना को सुना दिया। रायना तो समय का जवाब सुन एकदम हैरान रह गई। जिस समय ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, आज वही समय उसे उल्टा जवाब दे रहा था। समय ने गुस्से में फोन काट दिया, जिसे देख रायना का गुस्सा ज्वालामुखी बन गया। समय, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ इंडिया। अब शुरू होगी रायना के आबादी की कहानी और समय की बर्बादी की कहानी। क्या करने वाली थी रायना? क्या रायना के आने से निही और समय का रिश्ता टूट जाएगा? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 25। समय जाएगा निही को लेने उसके घर। अब तक, समय, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ इंडिया। अब शुरू होगी रायना के आबादी की कहानी और समय की बर्बादी की कहानी। अब आगे, समय ने जैसा कहा था, असिस्टेंट ने मीटिंग अरेंज कर दी, जो कुछ ही देर में होने वाली थी। समय अभी गुस्से में था, क्योंकि अभी अभी उसकी रायना से बात हुई थी। वो भी रायना से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन रायना ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। नॉक नॉक नॉक। डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन समय ने अंदर आने का परमिशन दे दिया, जिसके बाद असिस्टेंट अंदर आ गया और समय के सामने फाइल रखते हुए कहा, बॉस, ये हर डिपार्टमेंट के मैनेजर की इंफॉर्मेशन है। मीटिंग भी कुछ देर में होने वाली है। और चुप हो गया। ठीक है, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। असिस्टेंट ने हमें सिर हिलाया और केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही समय खुद को कंट्रोल करने लगा। सुबह से हर कोई उसे गुस्सा दिलवा रहे थे, इसलिए समय चिढ़ा हुआ था। सौम्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसके ऊपर अभी भी बेहोशी छाई हुई थी। कुछ देर पलके झपकाने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। चारों तरफ अंधेरा था, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसे डर लग रहा था। कोई है यहाँ? सौम्या ने डरते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो सौम्या को और भी ज्यादा डर लगने लगा। मैंने पूछा, कोई है यहाँ? कोई है तो जवाब दो। उसने 2-3 बार पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे सौम्या की आंखें भीग गई और वो जोर जोर से रोने लगी। सौम्या के रोने की आवाज सुन उससे थोड़ी दूर मौजूद आदमी को भी होश आने लगा। उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुल रही थी। वो कुछ बोलने को हुआ कि उसे महसूस हुआ उसके मुंह पर टैप चिपका हुआ है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। सौम्या रो रही थी, जिसकी वजह से उस आदमी की आवाज दब गई और सौम्या को कुछ और सुनाई नहीं दिया। यह आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही आदमी थी जिसने सौम्या को समक्ष के गुंडे से बचाया था। फ्लैशबैक। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन वो जैसे ही जंगल क्रॉस कर रोड पर पहुंचे, उन्हें एक टूटा हुआ पेड़ मिला, जो रोड के बीचों बीच पड़ा था। पेड़ की वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। लगता है बाहर निकलना ही पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा, और गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर पेड़ तक पहुंचा कि किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। चोट सिर पर आई थी, जिसकी वजह से वह तुरंत बेहोश हो गया। उन लोगों ने गाड़ी में बैठे लड़के और सौम्या, दोनों को बेहोश कर दिया। सौम्या पहले से बेहोश थी, फिर भी उन लोगों ने उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। हो गया काम, अब देगा समक्ष राठौड़ पैसे, फेस पर मास्क पहने लड़के ने कहा, और गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। फ्लैशबैक एंड। दीदी, लंच तैयार है, आप निही और दिव्या जी को लेकर आइए, जब तक मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ, दिव्या जी ने कहा, जिसका बाद सुशीला जी निही और दिव्या जी को जगाने चली गई और दिव्या जी खाना टेबल पर लगाने लगी। दादाजी अपने कमरे में बैठे फैमिली एल्बम देख रहे थे, जिसमें लगभग पूरी फैमिली की फोटो थी, चाहे वो फोटो उनके भाई की हो या उनके पोते की। दादाजी एल्बम देखने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें किसी के आने का पता भी ना चला। ताऊ जी को देख रहे हैं पापा? एक आवाज उनके कानों में गई, जिसे सुन दादाजी ने हमें सिर हिला दिया और अपनी आंखें साफ करने लगी, क्योंकि इस वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी।
पापा आप ताऊ जी से बात क्यों नहीं करते? मुझसे आपका रोना नहीं देखा जाता। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं बात करता हूँ, राजेश जी ने कहा, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। राजेश तुम मेरे मामले में मत बोलो, ये मेरे और भाई के बीच की बात है। फिलहाल तुम समय से कहो कि वो बहू को लेकर आए। उन्होंने अपने बेटे को साफ इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने पिता की बातें राजेश जी टाल ना सके और उदास हो कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते जी दादाजी फिर से एल्बम देखने लगे। जैसे ही राजेश जी बाहर निकले कि उन्हें शालिनी जी मिल गई, जो अपने पति को उदास देख बोल पड़ी, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों है? पापा जी ने कुछ कहा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम खाने की तैयारी करो, मुझे कुछ काम है। उन्होंने शालिनी जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन शालिनी जी समझ गई थी कि बाप बेटे में बहस हुई है। पर उन्होंने बीच में आना जरूर नहीं समझा और खाने की तैयारी करने चली गई। निही बेटा उठो, देखो लंच का टाइम हो गया। उन्होंने निही को उठा के बिठा दिया। मम्मी मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए आप जाओ और मुझे सोने दो। निही फिर से बेड पर गिर गई। इस लड़की का मैं क्या करूं? निही उठो, पहले लंच कर लो फिर सो जाना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। निही फिर भी नहीं उठी, जिसे देख सुशीला जी ने अफसोस से सिर हिलाया और उसके ऊपर से चादर हटा दी। ठंड महसूस होते ही निही की आंखें खुल गई और वो मुंह हाथ धोकर आने का कह बाथरूम में चली गई और सुशीला जी नीचे समय मीटिंग रूम में सभी एचआर मैनेजर की क्लास लगा रहा था। उसने आधे से ज्यादा मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया और जिस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था, उसके बॉयफ्रेंड को ब्लैक लिस्ट करवा दिया। अब उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। आई होप सबको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और जिसको नहीं आई वो जा सकता है। समय ने आखिरी फैसला सुनाया और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे ही असिस्टेंट भी बाहर निकल गया। बॉस मुझे माफ कर दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मुझे सभी चीजों को अच्छे से चेक करना चाहिए था। असिस्टेंट बोले जा रहा था कि उसी समय का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज सुन असिस्टेंट चुप हो गया और समय ने कॉल पिक कर लिया। बोलिए दादाजी। समय, तुम्हें बहू को लेने जाना है और मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी। शाम तक बहू घर में होनी चाहिए। दादाजी ने समय को ऑर्डर दिया और तुरंत फोन काट दिया। दादाजी की बातें सुन समय की मुट्ठी फोन पर कस गई और चेहरा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अब समय के दिमाग के क्या चल रहा था? क्या वो निही को लेने जाएगा? आप लोग सिर्फ पढ़कर चले जाते हो, थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। टू बी कंटिन्यूड। 26 बीवी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? और एक किस। अब तक। समय, तुम्हें बहू को लेने जाना है और मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी। शाम तक बहू घर में होनी चाहिए। दादाजी ने समय को ऑर्डर दिया और तुरंत फोन काट दिया। दादाजी की बातें सुन समय की मुट्ठी फोन पर कस गई और चेहरा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अब आगे। समय की स्माइल देख असिस्टेंट भी डर गया। कार निकालो, मुझे अपनी बीवी को लेने जाना है। शायद मेरी बीवी को मेरी याद आ रही है। समय ने किसी सीरियल किलर की तरह कहा और आगे बढ़ गया। असिस्टेंट अभी भी वैसे ही खड़ा था, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो अभी उसने सुना था। सूत्रों के हिसाब से उसके बॉस सिंगल थे। फिर ये अचानक बीवी कहाँ से आ गई? एक सेकंड के अंदर अगर तुम लिफ्ट के अंदर दिखाई नहीं दिए तो अपने लिए दूसरी जॉब तलाश कर लेना, समय ने उसे वार्न करने के लहजे में बोला। चूंकि असिस्टेंट उसका टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन समय की धमकी सुन अगले ही पल वह लिफ्ट के कोने में खड़ा था और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रही थी। समक्ष मीटिंग की इंफॉर्मेशन देख रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। ये फोन उसके आदमी का था, जिन्हें उसने पैसे देने को भेजा था। इसलिए समक्ष ने बिना देरी के फोन उठा किया। क्या अपडेट है? बॉस जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। मुझे लगता है उसे सब पता चल गया है। आदमी ने चारों तरफ देखने के बाद समक्ष को अपडेट दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे जरा सा भी शक होता तो वो अभी तक मुझे फोन कर चुका होता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए सब अपने प्लेन पर ध्यान दो और जैसे ही वो आए अपना काम कर देना। ओके बॉस। समक्ष ने फोन काट दिया और बेल बजा दी। बेल जी आवाज सुन बाहर खड़ी में ही तुरंत अंदर चली गई। जी बॉस, आपको कुछ चाहिए? फिर से लड़की देख समक्ष कंफ्यूज हो गया। तुम कौन और बार बार तुम क्यों आ रही हो? मेरा असिस्टेंट कहाँ है? समक्ष ने सवाल किया। बॉस, सोम सर किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने क्लाइंट के पास गए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में मैं उनका काम करूंगी। जो आप बोले। मिही की बात सुन समक्ष के दिमाग में एक शरारत सूझी और फिर से बोला।
जो बोलूंगा वो करोगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है फिर, मेरे पास आओ। मिही डर गई। उसे खतरा महसूस होने लगा। दिल कह रहा था मत जाओ, और दिमाग कह रहा था जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है। मिही अपने दिलों दिमाग के बीच उलझ गई, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत कर बोला, सर, क्या आप वहीं से नहीं बोल सकते? मिही का जवाब सुन तो समक्ष का दिमाग खराब हो गया। एक मामूली सी लड़की उसके ऑर्डर को टाल रही थी। भला समक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसी वजह से तो उसने सौम्या से भी शादी नहीं की और अपने रास्ते से हटा दिया। लगता है तुम्हें नहीं पता कि बॉस के ऑर्डर फॉलो करना असिस्टेंट का फर्स्ट काम होता है। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो अपनी नौकरी छोड़ दो और दफा हो जाओ मेरे केबिन से। आज के बाद तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। और फाइल उसके पैरों के पास फेंक दी, जिससे मिही डर से 2 कदम पीछे हो गई और वही खड़ी खड़ी रोने लगी। उसे अपने केबिन से ना जाता देख समक्ष एक बार फिर से चिल्ला दिया, जिससे उसका रोना और तेज हो गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका रोना किसी जिद्दी बच्चे की तरह था, जैसे उसे उसकी मनपसंद चीज ना दी गई हो और वो उसे पाने के लिए रो रही हो। समक्ष हैरान था। उसने पहली बार इतनी बड़ी और मैच्योर लड़की को बिल्कुल बच्चों की तरह रोता देखा था। मिही खूबसूरत थी, लेकिन मासूम भी। वह बेशक बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी बच्चों वाली हरकतें बाकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बार जॉब से निकाला गया था। उसने यहाँ बहुत प्रोफेशनल रहने की कोशिश की, लेकिन समक्ष के चिल्लाने से वह फिर से उसी मोड़ में आ गई। हे, तुम रोना बंद करो, वरना पूरा स्टाफ समझेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। समक्ष की बात सुन मिही ने उसे घूरा और अपने पास में रखा वास उसके ऊपर फेंक दिया। समक्ष तुरंत नीचे झुक गया, जिसकी वजह से वास उसके सिर पर लगने की जगह जमीन पर जा लगा, वरना आज तो मिही ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी होती। तुम डेविल, भाड़ में जाओ और भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी। बड़े आए बॉस बनने, तुम्हें लड़कियों से बात करने तक का तरीका नहीं पता और खुद को बॉस कहते हो। अगर मैं बॉस होती तो तुम्हें कभी भी नौकरी पर नहीं रखती। घटिया आदमी। मिही ने अपने गले से आई कार्ड निकाला और उसे भी समक्ष के ऊपर फेंक दिया और गुस्से से बाहर चली गई। समक्ष तो समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। आज तक किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था, लेकिन मिही, उसने तो बात के साथ साथ समक्ष को लगभग पीट ही दिया था। ये लड़की बहुत डेंजर है, बचकर रहना पड़ेगा। समक्ष ने जल्दी से पानी का ग्लास अपने मुंह से लगा लिया। कुछ ही सेकंड बाद उनकी लिफ्ट ग्राउंड पर रुकी और दोनों बाहर निकल गए। असिस्टेंट गाड़ी लेने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया और समय कंपनी से बाहर गेट की तरफ। समय जैसे ही गेट पर पहुंचा कि उसे फिर से वही सुबह वाली लड़की मिल गई, जिसने उसे सुबह थप्पड़ मारा था। ही यू, तुम अभी तक गए नहीं? फिर गार्ड की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हें इसे अभी तक निकाला क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं? तुम जानते हो ना कि मैं बॉस को जानती हूँ। समय हाथ बंधे उसकी बातें सुन रहा था। उसी वक्त असिस्टेंट भी गाड़ी लेकर आ गया और समय के पास गाड़ी रोक कार से बाहर निकल। उसने बड़े आदर के साथ समय के लिए कार का डोर ओपन किया और उसे अंदर बैठने को कहा। असिस्टेंट का बिहेव उस लड़के के लिए देख वह हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये सच है? उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा। लेकिन जब तक समय और गाड़ी जा चुकी थी। कहाँ गए वे दोनों? मैडम, उन्हें जहाँ जाना था वो जा चुके, अब आपकी बारी। ये बोल गार्ड ने उसे बाहर धक्का दे दिया और कंपनी का गेट बंद कर दिया। वह चिल्लाने लगी, लेकिन गार्ड का उस पर कोई असर नहीं हुआ और अपनी चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ गया। बॉस, आपको कहाँ जाना है? असिस्टेंट ने सवाल किया, जिसके बदले समय ने बस आगे चलने को कहा। फिर वो भी बिना किसी सवाल जवाब के आगे बढ़ गया। निही मुंह हाथ धोकर नीचे चली गई और दिव्य जी भी नीचे आ गए। टेबल पर लंच लग चुका था, जिसे देख दोनों अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। और जैसे निही ने पहला निवाला तोड़ा, घर की डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुन सबके हाथ रुक गए। ये देख निही ने सबको खाने का इशारा किया और खुद डोर ओपन करने चली गई। निही ने जैसे ही डोर ओपन किया कि उसे सामने समय दिखाई दिया। समय को इस वक्त अपने घर देख निही की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के मिले जुले भाव लिए उसे देखने लगी। समय निही को ऊपर से नीचे देख उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में भर लिया, क्योंकि असिस्टेंट भी पीछे से निही को देखने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे भी देखना था कि उसके बॉस की बीवी कैसी दिखती है। बीवी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? और उसके माथे पर किस कर लिया। अभी निही एक शॉक से निकली नहीं थी कि समय ने किसकर उसे दूसरा शॉक्स दे दिया। टू बी कंटिन्यूड। 27 नजदीकियां फिलहाल है अब तक। बीवी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? और उसके माथे पर किस कर लिया।
अभी निही एक शॉक्ड से निकली नहीं थी कि समय ने किसकर उसे दूसरा शॉक्स दे दिया। अब आगे निही अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देख समय ने उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेकर चला गया। जब अंदर बैठे लोगों ने समय को देखा, वो सब भी शॉक्ड हो गए। सुशीला जी ने समय को नहीं देखा था, इसलिए वो समय को नहीं जानती थी। तुम कौन हो बेटा, पहले तो यहाँ नहीं देखा, सुशीला जी ने सवाल किया। मैं निही का पति हूँ। लेकिन आप कौन? मैंने भी आपको नहीं देखा। जबकि समय ने दिव्या जी को भी शादी के वक्त ठीक से नहीं देखा था। मैं निही की। इससे आगे की वो कुछ बोल पाती कि दिव्या जी खांसने लगे और ऐसा दिखावा किया जैसे उनकी तबीयत खराब हो रही है। उनकी तबीयत खराब होते देख सब उनकी तरफ बढ़ गए और उन्हें लेकर कमरे की तरफ चले गए। इस वक्त समय ने दिव्या जी को पकड़ रखा था और बाकी लोग उसके पीछे पीछे कमरे में आए थे। बेटा इन्हें बिस्तर पर लिटा दो, दिव्या जी ने कहा, जिसके बाद समय ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और साइड हट गया। उसे यहाँ किसी से लेना देना नहीं था। वो तो यहाँ सिर्फ अपने प्लेन को अंजाम देने आया था, ताकि निही उसके साथ ना जाए। अंकल, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं निही को कुछ और दिन आपके पास छोड़ देता हूँ, समय ने निही को देखते हुए कहा। समय की बात सुन दिव्या जी घबरा गए। अगर ऐसा हुआ तो समय को सब पता चल जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। इससे पहले कि समय कुछ और करता या कहता कि दिव्या जी बोल पड़े। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप निही को लेकर जाए। दादाजी आप दोनों का इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने समय के प्लेन को खराब करते हुए कहा, जिसे देख समय की मुट्ठी कस गई। दिव्या जी और सुशीला जी हैरानी से दिव्या जी को देख रही थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। बिना उनसे कुछ पूछे वो निही को कैसे भेज सकते हैं। निही जाओ बेटा, समय को अपना कमरा दिखाओ। अपने मामा की बात सुन निही ने हाँ में सिर हिलाया और समय को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसे देख समय भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने निही का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के कोने से लगा दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें मेरे साथ जाने की, कहीं कुछ और तो सोच नहीं बैठी। भूल गई तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था। समय ने अपने हाथ निही के टांगों पर फिराने शुरू कर दिया। समय के ऐसा करने से निही के अंदर गुदगुदी होने वाली, शरीर में कुछ चेंजेस होने लगे। धड़कन 150 की स्पीड से धड़कने लगा। सब चीज उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगा। निही के रिएक्शन को देख समय समझ गया कि उसके ऐसा करने से निही बहक रही है। समय ने अपना फेस उसके फेस के पास ले जाकर एक लंबी सांस ली और उसकी खुशबू अपने अंदर समाने लगा। अगर तुम मेरे साथ आए तो शायद मैं खुद को कंट्रोल ना कर सकूं। बोलने के साथ ही समय उससे दूर हो गया और डेविल स्माइल करते हुए निही को देखने लगा, जिसकी सांस आउट ऑफ कंट्रोल थी। इस वक्त निही जिस एज में थी उसमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे थे, जिस वजह से उसकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। निही ने खुद को कंट्रोल किया और समय को देखते हुए बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे पापा ने जाने को कहा है। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ, फिर हमें जाना भी है। और जल्दी से आगे बढ़ गई। लेकिन निही के मुंह से जाने की बात सुन समय ने गुस्से से एक पंच दीवार पर दे मारा। हर तरफ से उसका प्लेन खराब हो रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ जाने का, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम मुझसे दूर भागने लगोगी, समय ने अपने मन में कहा और निही के पीछे चल दिया। निही ऊपर आते ही रुक गई और हाथों के इशारे से समय को अंदर आने का इशारा किया। समय चुपचाप अंदर आ गया और कमरे को देखने लगा। निही का कमरा लाइट ब्लू कलर का था। वैसे तो ये कमरा निही का पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें सौम्या के भी बहुत से सामान रखे थे। जाहिर सी बात है, निही यहाँ नहीं रहती थी, तो ये सारी चीजें सौम्या की थी। समय घूम घूम सारी चीजें देख रहा था, जिसमें ज्यादातर चीजें लड़कों की थी। क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है? चीजों को देख समय के दिमाग में एक ही सवाल आया। अचानक समय की नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई, जिसमें निही बहुत छोटी थी और उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी, और वह बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी। क्या ये फोटो तुम्हारी है? समय ने निही की तरफ देखते हुए पूछा। निही ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही कुछ देर समय ने उसका कमरा देखा और फिर नीचे आ गया, क्योंकि निही को तैयार होना था। समय के जाते ही निही ने एक नायरा कट सूट निकाला, जो नेट का था। उसमें से अंदर की चीज साफ दिखाई देती थी, और उसे लेकर चेंज करने चली गई। समय नीचे आकर सोफे पर बैठ गया और अपने असिस्टेंट को कार निकालने का ऑर्डर दिया, क्योंकि निही के आते वो तुरंत यहाँ से निकलने वाले थे। निही गुस्से में थी, इसलिए सीधा कंपनी से बाहर निकल गई। उसने नौकरी छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। कल वो दूसरी नौकरी तलाश करेगी। ये सोच वो अपने घर के लिए निकल गई। समक्ष ने खुद को शांत किया और सोम को फोन लगा दिया।
उसे मीटिंग के लिए एक असिस्टेंट चाहिए था जो मीटिंग की अरेंजमेंट करे। एक रिंग में सोम ने फोन उठा लिया। तुम कहाँ हो? मीटिंग का टाइम हो गया और तुम अभी तक गायब हो। समक्ष ने गुस्से से बोला। सॉरी बॉस, लेकिन मैं सारा काम मिही को समझा कर आया था। क्या आप मेरी बात उससे करवा सकते हैं? सोम ने उल्टा ही उससे सवाल किया। नहीं, समक्ष ने एक टुक में जवाब दिया और उसे 5 मिनट में आने का कह फोन काट दिया। टू बी कंटिन्यूड। 28। अपनी शरीर की नुमाइश करनी है तो कोठे पर चली जाती। अब तक तुम कहाँ हो? मीटिंग का टाइम हो गया और तुम अभी तक गायब हो। समक्ष ने गुस्से से बोला। सॉरी बॉस, लेकिन मैं सारा काम मिही को समझा कर आया था। क्या आप मेरी बात उससे करवा सकते हैं? सोम ने उल्टा ही उससे सवाल किया। नहीं, समक्ष ने एक टुक में जवाब दिया और उसे 5 मिनट में आने का कह फोन काट दिया। अब आगे सुशीला जी और दिव्या जी भी नीचे आ गई क्योंकि निही वापस अपने ससुराल जा रही थी। दोनों समय के पास आकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, हमारी बेटी का ख्याल तो रखते हो ना? उसे मारते पीटते तो नहीं हो ना? उनके सवाल के बाद भी समय बिल्कुल नॉर्मल था। उसने बहुत रुडली जवाब देते हुए कहा, ये सब शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। अब इस सवाल का क्या मतलब? समय ने उल्टा उनसे सवाल कर दिया। दोनों को ही समय के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। समय ने उन्हें स्पीचलेस कर दिया। इतने में उन्हें सीढ़ियों से नहीं आती दिखाई दी। समय की बैक सीढ़ियों की तरफ थी और दिव्या, सुशीला जी सीढ़ियों के सामने की तरफ। निही के कपड़े देख सुशीला जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने कोहनी मार दिव्या जी को सामने देखने का इशारा किया। सामने निही को देख वो भी चौंक गई। उन्होंने धीरे से सुशीला जी के कान में कहा, दीदी ये निही ने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या ये इन कपड़ों में अपने ससुराल जाएगी? इससे पहले कि सुशीला जी निही को आने से रोक पाती कि निही वहां आ गई और समय के आगे खड़ी हो गई। समय इस वक्त अपने मोबाइल में बिजी था, इसलिए अभी तक उसने निही को देखा नहीं था। चलिए मैं रेडी हूँ। समय को निही की आवाज सुनाई दी, जिससे समय का ध्यान फोन से हटा और उसकी नजर निही की नजरों से जा मिली। सुशीला जी और दिव्या जी की बराबर नजर दोनों पर बनी हुई थी। उन्हें समय का रिएक्शन देखना था। आखिर समय निही के साथ क्या करता है? दोनों को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन वह ये देख और भी ज्यादा हैरान हो गई कि समय ने निही को देख कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। समय के जाते ही दिव्या जी ने निही का हाथ पकड़ा और उसे डांटते हुए बोली, निही, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? हमें दामाद जी के सामने शर्मिंदा कर दिया। जाओ जाकर दूसरे कपड़े पहन कर आओ। नहीं, निही कहीं नहीं जाएगी। अब वो सीधा मेरे साथ घर जाएगी। जब मुझे मेरी बीवी के कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? निही चलो, हमें लेट हो रहा है। समय ने इतना प्यार से कहा था कि निही के कदम खुद ब खुद समय की तरफ बढ़ गए। समय के पास पहुंच उसने अपनी माँ और मामी को अलविदा कहा और समय के साथ ही घर से बाहर निकल गई। आज पहली बार समय के ऐसे बिहेव से निही के दिल में कुछ कुछ हुआ था, वरना हमेशा तो उसे डर ही लगता था। बाहर आते ही समय ने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद जाकर कार में बैठ गया। समय ने तो एक ही पल में उसकी सारी फीलिंग्स तोड़ के रख दी। निही ने अपने दिमाग को शांत किया और जाकर कार में फ्रंट सीट पर बैठ गई। निही के ऐसे आगे बैठने से समय की मुट्ठी कस गई और वो गुस्से से बोल पड़ा, जब इतना ही शौक है अपने शरीर की नुमाइश करने का, तो किसी कोठे पर चली जाती। राठौड़ परिवार में शादी क्यों की? तुम्हारी वजह से अगर राठौड़ परिवार के इज्जत पर कोई आंच आए, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे आकर बैठो। समय ने गुस्से में इतने कड़वे शब्द बोले थे कि निही रोने लगी और रोते हुई पीछे जाकर उसके बगल में बैठ गई। लेकिन उसने समय से दूरी बनाकर रखी। असिस्टेंट को भी समय की बातें पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो समय के पर्सनल मैटर में कुछ बोल नहीं सकता था। उसे निही के लिए बुरा लग रहा था। निही विंडो की तरफ मुंह करके रोने लगी और समय उसे इग्नोर कर अपने फोन में बिजी हो गया। असिस्टेंट ने एक नजर अपने बॉस को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सौम्या चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे सुन वो आदमी परेशान हो गया और अपने आसपास कुछ चीज ढूंढने लगा ताकि वो सौम्या को चुप रहने का कह सके। उसने अंधेरे में अपना हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। शायद कुछ और करना पड़ेगा, ये सोच उसने अपनी कुर्सी खिसकानी शुरू कर दी, जिससे कमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई चूहा कुछ कुतरने की कोशिश कर रहा हो। आवाज सुन सौम्या शांत हो गई और आवाज को ध्यान से सुनने लगी। ध्यान से आवाज सुनने पर उसे महसूस हुआ कि ये आवाज चूहे के कुतरने की नहीं, बल्कि किसी और चीज की है। क्या कोई यहाँ है? अगर है तो फिर से आवाज करो। सौम्या के बोलते ही फिर से आवाज आने लगी, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि यहाँ सच में कोई है। तुम मुझसे बोलकर बात क्यों नहीं कर रहे और तुम कौन हो?
और मैं यहाँ कैसे आई, मुझे किसने बचाया, और भी बहुत से सवाल, जिसे सुन आदमी का मन किया कि वो ही सौम्या का गला दबा दे। मेरी बहू, वो तो सिर्फ देखने में सुंदर है, वरना उसे कुछ आता जाता नहीं और ना ही उसकी फैमिली अमीर है। पता नहीं पापा जी ने क्यों उस लड़की को मेरे समय के गले बांध दिया। शालिनी जी ने अफसोस जताते हुए अपनी फ्रेंड से कहा, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या समय की शादी हो गई? लेकिन तुमने ने तो कहा था कि समक्ष की शादी है, फिर बीच में समय कहाँ से आया? क्या बताऊं तुझे, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लड़की अपने शादी से ही भाग गई, और उसके बाद पापा जी ने लड़की की छोटी बहन से समय की शादी करवा दी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि समय ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तू टेंशन मत ले शालिनी, मैं कल तुझसे मिलने आती हूँ, फिर बैठकर सारी बातें करेंगे। अभी मैं फोन रखती हूँ। और इसके बाद दोनों ने फोन काट दिया। निही उसी वक्त से रोई जा रही थी, जिससे समय इरिटेट हो गया और उसने अपने साइड में लगे बटन को प्रेस कर दिया, जिससे दोनों के बीच एक पर्दे को दीवार गिर गई और गाड़ी का पार्ट डिवाइड हो गया। समय ने फोन को अपनी जेब में रखा और एक ही झटके में निही को अपने गोद में बैठा लिया। टू बी कंटिन्यूड। 29 कार में रोमांस। अब तक निही उसी वक्त से रोई जा रही थी, जिससे समय इरिटेट हो गया और उसने अपने साइड में लगे बटन को प्रेस कर दिया, जिससे दोनों के बीच एक पर्दे की दीवार गिर गई और गाड़ी का पार्ट डिवाइड हो गया। समय ने फोन को अपनी जेब में रखा और एक ही झटके में निही को अपने गोद में बैठा लिया। अब आगे समय के ऐसा करते ही निही का रोना बंद हो गया और वो डरी सहमी नजरों से समय को देखने लगी। लेकिन उसे जैसे ही अपनी कंडीशन समझ में आई, वो इस वक्त कहा और जिस चीज पर बैठी है, वो तुरंत हड़बड़ा गई और उसकी गोद से उतरने लगी। हिलो मत, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। समय ने उसे वार्न किया और निही को सही से बिठा लिया। अब सब ठीक है। निही अभी तक समय की बातों को भूली नहीं थी, इसलिए वो बड़े रूखेपन से बोली, मैं तो अपने शरीर की नुमाइश कर रही हूँ ना, फिर आप मुझसे क्यों चिपक रहे हैं? दूर रहिए आप, वरना आपकी इज्जत पर उंगलियां उठने लगेंगी। निही ने भी समय को उसके ही टोन में जवाब दिया। निही की बातें सुन समय ने अपने हाथ उसके पेट पर फिराना शुरू कर दिया और धीरे से उसकी कुर्ती सरका, वहां पर अपने हाथ रख दिए। निही चिहक उठी और समय के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। हाथ हटाइए यहाँ से, निही ने नीचे देखते हुए कहा। लेकिन समय ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और अपने हाथ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। निही की सांसें तेज होने लगी। दोनों की सांसें तेज थी, जिसकी आवाज असिस्टेंट को साफ सुनाई दे रही थी। वो अंदर ही अंदर शाय फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि पीछे पति और पत्नी का रोमांस चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। समय तो निही को टीज कर रहा था। समय ने कुर्ती के ऊपर से ही अपने होठ निही के कंधों पर फिराने लगा। समय के ऐसा करने से निही दूसरे दुनिया में जाने लगी थी। तभी अचानक से कार एक झटके में रुक गई, जिससे निही का बैलेंस बिगड़ गया और उसका सिर आगे वाली सीट से लगते लगते बचा, क्योंकि एंड मोमेंट पर समय ने अपना हाथ सीट और निही के सिर के बीच रख लिया था। ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? समय ने निही को सीट पर बिठाते हुए बोला, सॉरी बॉस, वो आगे एक टूटा हुआ पेड़ गिरा है, इसलिए ब्रेक मारना पड़ा। ठीक है, जाओ जाकर देखो क्या हुआ है। जी बॉस। और असिस्टेंट बाहर निकल गया। इस वक्त उनके दोनों तरफ जंगल था और दूर दूर तक कोई नहीं था। असिस्टेंट जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा कि वहां बहुत सारे गुंडे आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। असिस्टेंट एक साथ इतने सारे गुंडे देख घबरा गया। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने हमें क्यों रोक रखा है? जब समय ने इतने सारे लोगों को देखा, तो वो भी निही को गाड़ी में रहने का बोल खुद गाड़ी से बाहर निकल गया, क्योंकि असिस्टेंट एक साथ इतने सारे गुंडों को नहीं मार सकता था। समय और असिस्टेंट एक साथ गुंडों से लड़ने लगे। दोनों ने कुछ ही देर में सभी गुंडों को मार गिराया और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे कि उन्हें निही दिखाई नहीं दी और गाड़ी में से सामान भी गायब था। निही को गायब देख समय को एक पल के लिए खुशी हुई, क्योंकि उसकी निही से जान छूट गई। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गम में बदल गई। अगर दादाजी को पता चला तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बॉस, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। उसने फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने लगा, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। ये देख उसने पुलिस के नंबर पर वॉइस मैसेज सेंड कर दिया और नेटवर्क के लिए थोड़ा आगे बढ़ गया। असिस्टेंट तो नेटवर्क ढूंढने आगे बढ़ गया, लेकिन उसी वक्त समय को निही के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। निही की आवाज सुन समय तुरंत जंगल के अंदर चला गया। जंगल में 5 गुंडों ने निही को चारों तरफ से घेर रखा था और निही जमीन पर गिरी हुई थी। वो धीरे धीरे पीछे खसक रही थी और वो सब हंसते हुए निही की तरफ बढ़ रहे थे।
निही ने कपड़े भी ऐसे पहने थे जिसमें से उसकी बॉडी साफ रिवील हो रही थी। कपड़ा हल्का होने के कारण बहुत से जगह से फट चुका था और उसमें से निही की गोरी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी, जिसे नोचने के लिए भेड़िए तैयार थे। कहा जाओगी हमसे बचकर, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, वो लड़का भी नहीं। हा 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 हा। निही को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका दुनिया में आखिरी दिन हो। बेशक उसे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वो खुद को इन भेड़ियों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगी। निही कुछ सोचा, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। निही ने खुद को मन ही मन हौसला दिया और उन सबको देख सीधी खड़ी हो गई। वो सब निही का ऐसा रिएक्शन देख हैरान हो गए। उन्हें लगा निही भागने की फिराक में है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ निही को पकड़ लिया और बोले, तुम ऐसे भाग नहीं सकती जब तक हम तुम्हारे मजे नहीं ले लेते। सबने एक साथ कहा और निही को लेकर आगे जाने लगे कि समय वहां आ गया और वो भी निही की तरफ बढ़ा कि उसे निही के हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने में सिर्फ तुम्हें मजा आएगा? नहीं, इसमें मुझे भी मजा आएगा। जब हम सबको एक ही चीज करनी है तो लड़ाई क्यों? चलो किसी बंद जगह करते हैं ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। और उसमें से एक लड़के के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसकी बात सुन सभी गुंडे खुश हो गए, क्योंकि निही उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार थी। समय ये सारी बातें पेड़ के पीछे से सुन रहा था। उसे निही से आज घिन और नफरत हो रही थी। उसे सुबह वाली बात सच लग रही थी, जब उसने निही को कोठे वाली बोला था। कहीं निही ने यह शादी अपने काम को अंजाम देने के लिए तो नहीं की, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और वो अपना काम आसानी से कर सके। समय निही को देख ये सारी बातें सोच रहा था, जो उन लोगों के साथ आगे जा रही थी। वही निही मन ही मन रो रही थी। उसे इन लोगों से पीछा छुड़ाना था, इसलिए उसने ये प्लेन बनाया था ताकि वह इन लोगों को चकमा दे, यहाँ से भाग सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बातों का मतलब समय ने कुछ और ही समझ लिया है। सौम्या के इतने सवाल पूछने के बाद भी सिर्फ आवाज ही आई, जिससे सौम्या गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम अपना एटीट्यूड अपने जेब में रखो। मैं कोई तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही। मैं खुद ही यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सौम्या के चिल्लाने की आवाज सुन बाहर खड़े आदमी अंदर आ गए और उन्होंने सौम्या के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चिल्ला क्यों रही है? ये तेरे बाप का घर नहीं है, और यहाँ से भागने के बारे में सोची भी तो जिंदा नहीं बचेगी। अब हमें तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपना चाकू सौम्या के गले पर रख दिया। इसे काट दूंगा। और उसे धमका कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन इस बार सौम्या के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो फिर से ना चिल्लाए। समय और निही के जाने के बाद वो दोनों फिर से दिव्या जी के कमरे में चली गई, क्योंकि उन्हें निही के भेजने की बात पूछनी थी। उन दोनों ने भी दिव्या जी के चेहरे पर डर देखा था जब समय ने निही को यहाँ छोड़ने की बातें कही थी। लेकिन कमरे में आते ही उनके सारे सवाल धरे के धरे रह गए, क्योंकि दिव्या जी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें सोता देख दोनों ने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और उन्हें सोता छोड़ कमरे से बाहर निकल गई। क्या समय ये सब सुनने के बाद निही को बचाएगा या उसे उन लोगों के बीच छोड़कर चला जाएगा? समय की गलतफहमी इस रिश्ते को क्या अंजाम देगी? आखिर दिव्या जी समय से सच क्यों छुपा रहे हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए। टू बी कंटिन्यूड। 30 नफरत से बंध रहा एक रिश्ता। अब तक समय और निही के जाने के बाद वो दोनों फिर से दिव्या जी के कमरे में चली गई, क्योंकि उन्हें निही के भेजने की बात पूछनी थी। उन दोनों ने भी दिव्या जी के चेहरे पर डर देखा था जब समय ने निही को यहाँ छोड़ने की बातें कही थी। लेकिन कमरे में आते ही उनके सारे सवाल धरे के धरे रह गए, क्योंकि दिव्या जी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें सोता देख दोनों ने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और उन्हें सोता छोड़ कमरे से बाहर निकल गई। अब आगे निही के कदम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि समय उसे बचा लेगा। बेशक उसके लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के इज्जत के लिए वो उसे जरूर बचाएगा। समय से अब वहां रुका नहीं जा रहा था। दिल कह रहा था कि वह निही को बचा ले, लेकिन दिमाग कह रहा था कि छोड़ दे। दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसके बीच समय फंसा हुआ था। काफी देर की मशक्कत के बाद समय अपने दिल से हार गया और निही को बचाने के लिए उस दिशा में बढ़ गया जिस दिशा में वो लोग गए थे। काफी आगे चलने के बाद निही को एक खंडार दिखाई दिया, जिसके बाहर कुछ गुंडे रखवाली कर रहे थे। ये सब देख तो निही की बची कुची हिम्मत जवाब दे गई। वो इतने सारे लोगों से कैसे बचेगी? ये सब तो उसे बिना डकार के गटक जाएंगे। निही ने डर से अपना थूक गटका और अपने अगल बगल देखने लगी। उन सबका ध्यान सामने की तरफ था और उनकी पकड़ भी निही के ऊपर ढीली थी,
जिसका फायदा उठा निही ने उन्हें धक्का दिया और दूसरी तरफ भागने लगी। निही ने ये सब इतना अचानक किया था कि किसी को कुछ सोचने तक का समय नहीं मिला और वो उनके चंगुल से फरार। पकड़ो, लड़की भाग गई। साली ने धोखा दिया, आज ये जिंदा नहीं बचेगी। पांचों गुंडे निही को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागने लगे। काफी आगे जाने के बाद फाइनली उसे नेटवर्क मिल गया और उसका वॉइस मैसेज भी ट्रांसफर हो गया। मैसेज ट्रांसफर होते ही वह फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो समय गायब था। अब ये बॉस कहाँ गए? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन समय नहीं मिली, जिसके बाद उसने भी जंगल में जाने का डिसाइड किया और जंगल की तरफ बढ़ गया। थोड़ा अंदर जाते ही समय को दो रास्ते दिखाई दिए। दो रास्ता देख समय कंफ्यूज हो गया कि वह किस रास्ते जाए, क्योंकि निही ने उसके लिए कोई क्लू भी नहीं छोड़ा था और ना उसके पैरों के निशान थे। अब मैं किस रास्ते जाऊं? समय ने खुद से कहा, क्योंकि दोनों रास्ते सेम थे। काफी देर सोचने के बाद समय ने राइट रास्ता चुना और उस रास्ते पर चल पड़ा। सौम्या की हालत पर उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि इतनी देर में वो समझ चुका था कि सौम्या ज्यादा बोलने वाली लड़की है, लेकिन मुंह बंद होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ आवाज आवाज खेल रहे थे। वो अपनी चेयर से आवाज कर रहा था और सौम्या अपनी चेयर से। देखने में सीन बहुत फनी था। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था और जब डोर खुला था तो रोशनी सिर्फ सौम्या के चेहरे पर आई थी। समय को गए काफी देर हो चुके थे, अब रात होने को आई थी, लेकिन समय और निही का कोई आता पता नहीं था और ना ही समय का फोन लग रहा था। दादाजी को समय और निही की चिंता होने लगी थी। राजेश बेटा, जरा पता करो तो बच्चे कहाँ है? अभी तक उन्हें घर आ जाना चाहिए था। दोनों के लिए ये जगह नई है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। जी पापा, मैं अभी पता करता हूँ, आप चिंता करना बंद कीजिए। अरे कैसे चिंता ना करूं, मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं आए, जाने किस हाल में होंगे। कहीं भगवान ना करे कि उनके साथ कुछ हुआ हो। दादाजी घर के अंदर चक्कर लगाते हुए बोले। राजेश जी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कमिश्नर को फोन लगा दिया। पहले ही रिंग में कमिश्नर ने फोन उठा लिया और फिर से चापलूसी करते हुए बोला, जी राठौर साहब, आपने कैसे याद किया? वो दरअसल मेरे बहू और बेटे अभी तक घर नहीं आए और ना ही उनका फोन लग रहा है। आप जल्दी से उनका पता कीजिए। राजेश जी की बात सुन उसने हाँ कहा और थोड़ी देर में पता करने का बोल फोन काट दिया। समय काफी आगे आ चुका था, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिली थी। अब समय को खुद पर ही गुस्सा भी आ रहा था। अगर उसने पहले ही निही को बचा लिया होता तो अब तक वो दोनों जंगल से बाहर होते। असिस्टेंट भी जंगल के अंदर आ गया, लेकिन वो भी जंगल के अंदर भटक गया। निही भी उन लोगों से काफी दूर आ चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। निही को डर लग रहा था, उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। गुंडे ने काफी देर निही को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद वो भी फिर से अपने अड्डे पर आ गए। गलती से असिस्टेंट भी भटकते हुए वही आ पहुंचा और खंडार की रखवाली करते इतने सारे लोगों को देख उसे शक होने लगा। उसी वक्त खंड के अंदर से लोग बोरी लेकर बाहर निकलने लगे। शायद कुछ था उनके अंदर। देखने में ये कोई रैकेट लग रहा था, जो जंगल की आड़ में छिपकर अपने काम करते हैं। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उनकी वीडियो बनाने लगा। वीडियो में सारा सीन रिकॉर्ड हो रहा था और असिस्टेंट पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कीड़े ने उसे काटा हो। वो जैसे ही मुड़ने को हुआ कि उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पैर में सांप लिपटा हुआ था, जो किसी भी वक्त उसे डसने को तैयार था। समय चलते चलते काफी थक चुका था, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने का सोच एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पीने को पानी नहीं था। तभी समय को महसूस हुआ कि जैसे कोई पेड़ के दूसरी तरफ बैठा हो। समय ने जैसे ही दूसरी तरफ मौजूद इंसान को देखा, उसकी आंखें नफरत से जल उठी, लेकिन उसने खुद की नफरत को दबा दिया और उसके पास चला गया। टू बी कंटिन्यूड।